नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं अपना पर्सनल चैनल माई पाठशाला। सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम 2 दिन के बाद है और सीजीएल मेंस की बात करें तो इंग्लिश में एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। ये मेरी वीडियो बहुत लंबे समय के बाद इस चैनल पर है, लेकिन बहुत सही समय से है। अगर आप मेंस का पेपर देने जा रहे हो या फिर अगले साल की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपको पैराजंबल सॉल्व करने के बड़े यूनिक और सही तरीके बताएगा। मैंने पैराजंबल सॉल्व करने के ग्रामेटिकल बहुत लाजवाब लाजवाब तरीके ढूंढे हैं। अपने पढ़ाने के दौरान बहुत सारा मैंने रिसर्च किया है और मैंने यूट्यूब भी बहुत रिसर्च किया है। उसमें मैंने काफ़ी अच्छे शिक्षक हैं जिनको पैराजंबल सॉल्व कराते हुए देखा है। ज़्यादातर जो पैराजंबल सॉल्व कराते हैं शिक्षक, वो या तो आपको मीनिंग से कराते हैं या तो मतलब यूँ ही बताते हैं इस वाले के बाद ये वाला ऑप्शन आएगा, यूँ वाले के बाद यूँ वाला ऑप्शन आएगा। लेकिन प्रॉपर रीजन अगर हम बात करें पैराजंबल में तो कभी हमें समझ में नहीं आता है कि ऑप्शन ए के बाद ऑप्शन बी क्यों आएगा, ऑप्शन सी क्यों आएगा। हिंदी भाषी बच्चे जो है वो थोड़ी ज़्यादा पैराजंबल में परेशान रहते हैं, क्योंकि जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट होते हैं उन्हें इसकी मीनिंग समझ में आ जाती है। स्पेशली यूपी बोर्ड के बच्चे या फिर हिंदी बेल्ट के बच्चे जिन्होंने इंग्लिश अच्छी नहीं कर रखी अपनी, उन्हें पैराजंबल सॉल्व करने में दिक्कत होती है, क्योंकि उनको मीनिंग समझने में जब एग्जाम में चंद सेकंड होते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आज की ये वीडियो बहुत डेडिकेटेड है उस बात पे कि अगर हमको मीनिंग कुछ सेकंड्स में नहीं पता चल पाए, अगर हमें सार पता नहीं चल पाए सही से, जो सेंटेंसेज होते हैं समरी नहीं पता चल पाए, उस थीम की जानकारी ना ले पाए, तो हम ग्रामेटिकली इन पैराजंबल के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। ये वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। इस पैराजंबल की इस वीडियो में आप बहुत कुछ सीखोगे। जो है मेरा काफ़ी सारा अनुभव है, 6-7 साल जो है मैंने पढ़ाया है, हिंदी भाषी बच्चा रहा हूँ हमेशा से, तो सबसे ज़्यादा पैराजंबल में प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने इसके तरीके बहुत सही सही निकाले हैं। जो है ये कुछ तरीके हैं जो आपको बताए जाते हैं कि हम ओपनिंग सेंटेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्लोजिंग सेंटेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसमें पूरा का पूरा ग्रामर का रोल रहता है। तो मैं ना ये मेरे पास इतना समय नहीं बचा हुआ है, ना ही आपके पास इतना समय बचा हुआ है कि मेंस के पहले आप मेरी पूरा पैराजंबल की सीरीज देख के जा सको। लेकिन मैं आज कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन में ही सिखा जाऊंगा। जो है जैसे एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके सीजीएल मेन से लिया गया है। सारे क्वेश्चन जितने भी आज के हैं वो सब सारे सीजीएल मेंस से लिए गए हैं। कोई ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपके प्री से लिया गया है, क्योंकि मेंस का स्पेशली आपका 2 दिन के बाद पेपर है, तो जरूरी है कि मैं कुछ अच्छा सिखा पाऊँ। जैसे ये क्वेश्चन है, when he reached his town he went to his house and knocked at the door। हिंदी मीनिंग बहुत सारे लोग इसका निकालेंगे और हिंदी मीनिंग भी आसान है। हम हिंदी मीनिंग में नहीं फोकस करते, हम ग्रामेटिकली इसे देखते हैं। ए मैन वेंट अवे फ्रॉम हिज होम, disappointed he decided to take it himself। one day he wrote a letter to his family but could not find anyone to take the letter to his town। ठीक है ना। ये जब आप पैराजंबल पढ़ोगे तो आपको थीम मोटा मोटा पता चल जाएगा कि एक आदमी है, एक आदमी अपने घर से बाहर गया और घर पे वो लेटर लिख रहा था, रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो उसने डिसाइड किया कि वो खुद जाएगा, खुद जाके जो है चेक करेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये कोर थीम है। जिस बच्चे को ये थीम समझ में आ जाएगी ऑप्शन फटाफट कर लेगा। लेकिन अगर मैं इसे ग्रामेटिकली सॉल्व करने की बात करूं कि ग्रामेटिकली कैसे इसे सॉल्व करोगे, तो जरा ध्यान से देखो। हमने ऑप्शन ए पढ़ा है, ऑप्शन ए पढ़ा है। ऑप्शन ए में क्या है, व्हेन ही रीच्ड। जरा ध्यान से देखिएगा, जो सेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ आराम से पढ़ाऊंगा थोड़ा, ताकि मैं आपको समझा सकूं। व्हेन ही रीच्ड, इस वाले सेक्शन पे जैसे आप आओगे तो आप देखो कि यहाँ पे क्या लिखा, व्हेन ही रीच्ड। जब व्हेन ही रीच दिखाई देता है तो हिंदी मीनिंग तो समझ में नहीं आएगी, लेकिन अगर आपने ग्रामर सही से पढ़ रखा है तो ग्रामर सही से तो दिखाई देगा कि जो ही है वो प्रोनाउन होता है। ये क्या है, ये प्रोनाउन है। ग्रामर का एक बहुत बेसिक रूल होता है। ग्रामर में प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है हमारी? प्रोनाउन की डेफिनेशन होती है कि ये नाउन को रिप्लेस करने के लिए आता है, नाउन को रिप्लेस करने के लिए आता है। तो एक छोटा सा रूल बनता है कि अगर 4 ऑप्शंस है, ऑप्शन आपके पास ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, ये अगर 4 ऑप्शंस आपके पास आते हैं और किसी 3 में आपके पास प्रोनाउन दिया हो, किसी 3 में प्रोनाउन दिया हो और एक में नाउन दिया हुआ हो, तो सबसे पहले हम नाउन वाले सेंटेंस को प्लेस करते हैं। तो क्या हम ए से अपना ऑप्शन स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं। तो ए के जितने भी ऑप्शन है उसे हमें कट कर देना होता है, हमने काट दिया। ऑप्शन भी इस तरीके से दिया है कि आपको ओपनिंग सेंटेंस ढूंढना है, किससे स्टार्ट होगा। उसके बाद लिखा हुआ है ए मैन लिखा हुआ है। यहां पे अगर हम ही की बात करें तो ये सिंगुलर जो है
प्रोनाउन है और ये मैन के लिए आया हुआ है क्योंकि ये यहाँ पे नाउन है। ये बात हमें समझ में आ रही है क्योंकि हमें एक नाउन मिल गया। उसके बाद ऑप्शन सी जरा ध्यान से पढ़ोगे, डिसअपॉइंटेड ही डिसाइडेड, फिर से यहाँ पे हमने देखा तो यहाँ पे फिर से हमें क्या मिल गया, यहाँ पे फिर से हमें प्रोनाउन मिल गया, फिर से हमें यहाँ पे प्रोनाउन मिल गया। इसका मतलब है कि हम सी से भी सेंटेंस को स्टार्ट नहीं कर सकते, तो सी वाला भी ऑप्शन अपने को कट करना पड़ेगा, सी वाला ऑप्शन भी अपने को कट करना पड़ेगा, हमने कट कर दिया। उसके बाद जरा ध्यान से डी ऑप्शन को देखेंगे। डी ऑप्शन लिखा है वन डे ही रोट ए लेटर, जैसे यहाँ पे ही लिखा हुआ है, यहाँ पे फिर से आपको क्या मिल गया, यहाँ पे फिर से आपको प्रोनाउन मिल गया, फिर से आपको प्रोनाउन मिल गया। और अगर ये प्रोनाउन दिया हुआ है इसका मतलब है कि आप डी से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। ध्यान से देखो आपने क्या काम किया, एक छोटा सा रूल लगाया है, ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, एक छोटा सा रूल लगाया है कि भाई हम नाउन को पहले प्लेस करते हैं और प्रोनाउन को बाद में प्लेस करते हैं। तो इससे हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो जब भी आप सवालों को सॉल्व करते हो, अगर आपको हिंदी मीनिंग नहीं समझ में आती है, ठीक है ना, थीम समझ में नहीं आता, तो आप उसे ग्रामेटिकली सॉल्व कर सकते हो। ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, लगभग ये सारे शिक्षक आपको पढ़ा देते हैं। मतलब ये ऐसा नहीं है जो मैं बता रहा हूँ मैं बिल्कुल यूनिक बना रहा हूँ, ये पहला रूल है जो रूल आपको समझना है। रूल क्या था, रूल आप याद कर लो कि जब भी आप पेपर मेंस का सॉल्व करने जाओगे तो सबसे पहले क्या चेक करोगे, सबसे पहले ऑप्शन चेक करोगे, सबसे पहले ऑप्शन चेक करोगे कि ऑप्शन कैसा दिया हुआ है। ऑप्शन देखने के बाद इलिमिनेशन लगाओगे। इलिमिनेशन का मतलब होता है कि आप ऑप्शन इलिमिनेट करोगे कि कौन कौन से ऑप्शन नहीं हो सकते। दो तरीके से सवाल सॉल्व किए जा सकते हैं, एक तो कौन सा ऑप्शन होगा या फिर कौन कौन से ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। तो ये इसी को बोलते हैं ऑप्शन इलिमिनेट करना। ऑप्शन इलिमिनेट करो। ऑप्शन इलिमिनेट करने के लिए आपको ये देखना होता है कौन सा ओपनिंग सेंटेंस नहीं हो सकता है, कौन सा क्लोजिंग सेंटेंस नहीं हो सकता है, और कौन दो पेयर में आ सकते हैं, कौन दो पेयर में आ सकते हैं। ये जो चीज है जो मैंने अभी आपको बताई, ये लगभग आपको सारे शिक्षक बता देंगे, ये लगभग आपको सारे शिक्षक बता देंगे। इसके बाद इसी में एक रूल होता है जो मैं आपको बताऊंगा, जो आपको कोई शिक्षक नहीं बताएगा कि क्योंकि किसी को जानकारी नहीं होती है, कहीं मिलेगा ही नहीं। सारी किताबें ढूंढ लाओ, ऐसा कुछ लिखा ही हुआ नहीं कहीं पे। आप बोलोगे सर आप कहाँ पे ढूंढ के लेके आए, मैंने रिसर्च किया पूरा, तभी तो बता रहा हूँ ना यार, कि लोगों को नहीं मिलेगा। मान लो कि आपके पास चार ऑप्शन है, एक में आपका नाउन दिया हुआ है, ठीक है ना, तो नाउन और उसका जो प्रोनाउन है हमेशा पेयर में आता है। अगर किसी एक जगह हॉल्ट हो गया या ब्रेक हो गया, अगर नाउन नहीं आया है, तो इसके बाद इसका प्रोनाउन नहीं आ सकता है, फिर से उसे नाउन लेना पड़ेगा, फिर प्रोनाउन आता है, फिर से उसे नाउन लेना पड़ेगा, फिर से प्रोनाउन आएगा। ऐसा केस होता है, ये कोई नहीं बताता है। या फिर यूं समझो कि नाउन है और दो प्रोनाउन है, तो दोनों प्रोनाउन साथ में आएंगे, इसके बीच में ब्रेक नहीं डाल सकते हो। ध्यान से देखो, इसमें एक नाउन और तीनों प्रोनाउन तीनों पार्ट में है। किसी एक ऑप्शन में मान लो मैं बोलता यहां ही नहीं होता, तो ये जो सीक्वेंस आता बी सी डी आता, बी सी डी आता या बी डी सी आता, ए इसके बीच में नहीं आ सकता था। ये एक रूल होता है जो आपको ध्यान रखना है कि नाउन के साथ अगर दो प्रोनाउन आया है तो दोनों प्रोनाउन उसके साथ अटैच होकर आएगा, बीच में हॉल्ट नहीं डालोगे। अभी एग्जांपल आएगा, मैं आपको समझाऊंगा। चलो, ये रूल है जो मैंने लिखा हुआ है कि नाउन जो है प्रोनाउन और प्रोनाउन, ये मैं टेलीग्राम पे जो है पीडीएफ अपलोड करूंगा। इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप इसको एक बार रिवीजन के लिए लिख लीजिए। अगर ब्रेक आ गया है तो फिर से नाउन से आना पड़ेगा, फिर प्रोनाउन आएगा, फिर प्रोनाउन आएगा, ऐसा रूल होता है। ये सारे शिक्षकों को नहीं पता है। अब अगला सवाल देखो, अगला सवाल है एग्जाम्पल 01। सत्यजीत रे वॉज वेरी गुड एट डेलीगेटिंग वर्क। ये 2019 मेंस का सवाल है, 2019 सीजीएल मेंस का सवाल है। मुझे याद है कोविड के समय पे ये सवाल मैंने कराया था। ये सवाल सिखाने के लिए बहुत अच्छा है, इस वजह से मैंने दोबारा लिया। मेनली आज की क्लास में मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि ग्रामर से आप मेंस के सवालों को सेकंड्स में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सत्यजीत रे वॉज वेरी गुड एट डेलीगेटिंग वर्क, नो वंडर हिज फिल्म्स वर यूनिवर्सली अक्लेम्ड। सत्यजीत रे फिल्म वॉज सोलेली हिज फिल्म, ठीक है ना। इवन आफ्टर डेलीगेशन ही वॉज इन्वॉल्व्ड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द फिल्म। ध्यान से देखोगे यहां पे आपको मिलेगा क्या, यहां पे मिलेगा प्रोनाउन, यहां पे क्या मिलेगा, पजेसिव एग्जेक्टिव। क्या मिलेगा, पजेसिव एग्जेक्टिव, पजेसिव एग्जेक्टिव। जब भी किसी के नाम के पहले आर्टिकल ए लगाया जाता है, वैसे तो आपको ये पता है कि आपके पास प्रॉपर ग्रामर अगर पढ़ोगे तो आपको ये पता होता है प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए का इस्तेमाल, आर्टिकल ए का इस्तेमाल नहीं करते हैं, आर्टिकल ए का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे हम लिखते हैं पांडे जी या पांडे, हमने लिख दिया पांडे। हम जब इसके पहले आर्टिकल ए लगा देते हैं पांडे या ए मिस्टर पांडे, तो हम इसका मतलब ये कहते हैं कोई मिस्टर पांडे, मतलब उसको इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं।
तो प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए नहीं लगाते हैं, तो आपको ये समझना है कि जब आर्टिकल ए लगता है, जैसे ए सत्यजीत रे फिल्म वॉज सोलेली हिज फिल्म, कि सत्यजीत रे की जो फिल्म होती है ये जनरल इंट्रोडक्शन है, उसकी खुद की ही फिल्म होती है, ऐसा ये सेंटेंस कहना चाहता है। ध्यान से देखोगे उसके बाद सत्यजीत रे वॉज वेरी गुड एट डेलीगेटिंग वर्क, तो यहां से ये पता चलता है कि ये जो है ना ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इससे इंट्रोड्यूस किया जाता है। आर्टिकल ए से चीजों को हम इंट्रोड्यूस करते हैं। जब भी किसी नाउन के पहले आर्टिकल ए दिया हुआ हो, आप समझिएगा, तो ये इस नाउन के इंट्रोडक्शन का सेक्शन होता है। उसके बाद अगर सेम नाउन, जो ये नाउन दिया हुआ है, ये नाउन खाली आ जाए या इसके पहले आर्टिकल द आ जाए, ठीक है ना, अगर आर्टिकल ए लगा हुआ है या सिर्फ नाउन लगा हुआ है या फिर आर्टिकल द के साथ नाउन लगा हुआ है, तो आर्टिकल ए वाला जो सेक्शन है वो पहले आता है। वो क्या आता है? वो पहले आता है। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि बी ऑप्शन आएगा नहीं, ए ऑप्शन आएगा नहीं, और यहाँ पे ही दिया हुआ है, ये प्रोनाउन दिया हुआ है, तो इस बार ये वाला भी ऑप्शन आएगा नहीं। तो जो ऑप्शन स्टार्ट होगा, ऑप्शन सी स्टार्ट होगा, सी से स्टार्ट होगा। और ऑप्शन जरा ध्यान से देखोगे तो दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे, ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे, ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दोगे, आपके पास सी डी बी ए बचा है और ये बचा है सी ए डी बी। ध्यान से यहां पे देखोगे कुछ कीवर्ड्स है जो क्लू भी बताता है हमें, जैसे मैं यहां पे आपको बताता हूं, इसकी हिंदी मीनिंग भी एक्सप्लेन कर दूंगा अभी। यहां पे लिखा हुआ है इवन आफ्टर डेलीगेशन, डेलीगेशन के बाद, इवन आफ्टर डेलीगेशन, डेलीगेशन के बाद, ही वॉज इन्वॉल्व इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ द फिल्म, डेलीगेशन के बाद भी वो अपने मतलब जो पिक्चर बनाता है उसके जितने भी पहलू होते हैं सब में पार्टिसिपेट करता है। ये ऑप्शन डी की हिंदी मीनिंग है। तो इवन आफ्टर डेलीगेशन, और यहां पे दिया है डेलीगेट कर रहा है वर्ड, ये जो कीवर्ड है ये यहां पे भी है और यहां पे भी है। यहां पे मतलब डेलीगेट कर रहा है, काम को बांट रहा है, और यहां पे काम बांटने के बाद भी इन्वॉल्व रहता है, ऐसा कहा जा रहा है। तो पहले तो वो काम बांटेगा, देन फिर जो है वो उसमें डेलीगेशन के बाद, बांटने के बाद वो इन्वॉल्व रहेगा। तो पहले क्या आना चाहिए? पहले ए आना चाहिए, देन उसके बाद डी आना चाहिए। ऑप्शन देख लो जहां पे ए डी से पहले आ रहा हो, यहां पे ए लास्ट में, ये नहीं हो सकता, ए डी से पहले आना चाहिए। तो सही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको वर्ड क्लू बोलते हैं, ट्रांजिशन बोलते हैं। कुछ वर्ड ऐसा होता है जिसको देख के हमें पता चलता है कि ये भाई यहां से यहां ट्रांजिशन हो रहा है, इसका यहां से यहां इसका ट्रांजिशन हो रहा है। वर्ड क्लू है कि दो वर्ड्स अगर डिफरेंट पैटर्न पे दो अलग अलग ऑप्शन में दिख रहे हो तो उन दोनों वर्ड्स को देखना होता है कि कौन सा वाला सेक्शन पहले आ रहा है और कौन सा ट्रांजिशन के बाद आ रहा है, मतलब एक काम होने के बाद दूसरा हो रहा है। तो जैसे डेलीगेटिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, डेलीगेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो डेलीगेटिंग है ना, ये एग्जेक्टिव की तरह इस्तेमाल कर रहा है, डेलीगेटिंग वर्क, काम को डेलीगेट करने की बात हो रही है, काम को बांटने की बात हो रही है। और यहाँ डेलीगेशन काम बांटने के बाद जो है ये बता रहा है कि पिक्चर में सब। अब इसकी हिंदी मीनिंग अगर अपना समझना चाहो तो ये है, सत्यजीत रे फिल्म वॉज सोलेली हिज फिल्म, सत्यजीत रे की जो पिक्चर होती है उसकी खुद की पिक्चर होती है, ठीक है ना। और उसके बाद सत्यजीत रे वॉज वेरी गुड, सत्यजीत रे जो लिखा हुआ है वो बहुत अच्छे हैं काम को डेलीगेट करने में, काम को बांटने में, ठीक है, दूसरों को समझाने में। और समझाने डेलीगेशन के बाद भी वो सभी मतलब पिक्चर के जितने भी पहलू होते हैं सब में इन्वॉल्व रहते हैं। आश्चर्य की बात नहीं है कि उसकी जो पिक्चर है, जो सत्यजीत की पिक्चर है, वो यूनिवर्सली जो है सराही जाती है। ये इसकी हिंदी मीनिंग है। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या सीखा? इस क्वेश्चन में आपने ये सीखा है कि भैया एक तो आर्टिकल देखना होता है, रूल लिखना चाहो तो लिख लो। आर्टिकल जो है ए के साथ अगर नाउन है वर्सेस सिंपल नाउन है वर्सेस आर्टिकल द के साथ नाउन है, तो ये वाला जो नाउन है वो पहले आता है, ये वाला नाउन पहले आता है। इस रूल को हमने यहाँ पे अप्लाई किया। ऊपर से यहाँ पे ये भी अप्लाई किया हम लोगों ने कि जो नाउन है वो प्रोनाउन से पहले आता है। ये दोनों बात यहाँ पे हमने वो की है। तीसरी बात इस क्वेश्चन में जो अप्लाई किया है वो हमने अप्लाई किया है कि एक जो वर्ड है, जो वर्ड क्लू बोलते हैं, कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन वर्ड्स को ध्यान से देखना होता है। जैसे मान लो सेंटेंस में कहीं फर्स्ट आ जाए, फिर आ जाए सेकेंड आ जाए, तो फर्स्ट वाला जो है सेंटेंस जिसमें फर्स्ट मेंशन होगा जो है फर्स्टली या सेकेंडली लिख दे, तो फर्स्टली पहले आएगा, सेकेंडली बाद में आएगा। ये सब वर्ड क्लू हैं, ये सब वर्ड क्लू हैं। मैं अभी ये आपको मेंस के पहले रिवीजन के फॉर्म में दे रहा हूं, इससे आपका पूरा पैराजंबल तो प्रिपेयर नहीं हो पाएगा, लेकिन एक सही तरीके की आपको हिंट मिल जाएगी ताकि मेंस में पहुंचते वक्त जो चीजें आज मैं बता रहा हूं ये आप काम में ले सको। अगला है, फॉर बिलो ही सॉ ग्रीन meadows and in their midst a village. He sat down and rested in the shadow of a rock. Nunez was in a pass between the mountains. He slowly climbed down the precipices and about midday came to the plain stiff and tired out. ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है, ये भी 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। मुझे इसलिए याद है कि कोविड के समय पे जब घनघोर अंधेरा छाया हुआ था तो उस वक्त ये मैं पढ़ा रहा था। सेम क्वेश्चन मैंने दोबारा लिया था क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है।
समझाने के लिए, कंसेप्ट समझाने के लिए। ध्यान से देखो यहाँ पे, एक तो ये लिखा हुआ ही, ये लिखा हुआ ही, अब तो इतने में पिक कर जाओ, ये लिखा हुआ ही, मतलब स्टार्ट किससे होगा, सी से। सी से स्टार्ट हुआ, आपके पास दो ऑप्शन आपने फटाफट एलिमिनेट कर दिए कि आपके पास ए और डी नहीं होगा, ये ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। मीनिंग समझे या मीनिंग नहीं समझे, हिंदी भाषी बच्चों के लिए ये पैरा इतना आसान नहीं था कि उसे बहुत आसानी से समझ में आ जाए। जैसे मैं कुछ वर्ड्स बताता हूँ, किसकी वजह से उनको परेशानी हो रही होगी, जो सीबीएसई बोर्ड के बच्चे होंगे उनको तो ये सारे शब्द वैसे ही पता होंगे, उन्हें ये नहीं पता होगा, उन्हें ये नहीं पता होगा। हिंदी भाषी बच्चों को ये पता ही नहीं होगा, ये पता नहीं होगा कि इसको घास का मैदान बोलते हैं, मेडो को घास का मैदान बोलते हैं। अगर उनको पता होता, या जिन बच्चों को पता होगा उनके लिए मीनिंग समझना उतना मुश्किल नहीं है। जैसे प्रेसिपिटेस भी नहीं पता होगा। अब इसके बाद ये क्या होता है, माउंटेन के बीच की एक जगह होती है। अब ये पता नहीं होगा लोगों को, और जानने की जरूरत भी नहीं। मैं तो हिंदी मीनिंग से आपको सिखाना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जब एग्जाम हॉल में बैठोगे, स्पेशली हिंदी बेल्ट के बच्चे जो हैं, उन्हें कुछ नहीं समझ में आता यार। ऐसा दो पैराग्राफ और आ जाएगा, उसमें दो नए शब्द आ जाएंगे, तो इसकी मीनिंग याद करके भी कोई फायदा आपको तो मिलेगा नहीं। समझ रहे हो बात ना? तो आप ग्रामर से समझो। ग्रामर से हमने क्या समझा, हमने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया, ठीक है ना। अब हमको एक बात ये समझ में आ रहा है कि हम क्या देख रहे हैं, ही सैट डाउन एंड रेस्टेड। यहाँ पे लिखा है टायर्ड आउट। टायर्ड आउट तो समझ में आता है भाई कि हम थक गए हैं। यहाँ पे वो थक रहा है, ध्यान से देखना, यहाँ पे वो थक रहा है, यहाँ पे वो थक रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो रेस्ट कर रहा है, बैठ रहा है, बैठ रहा है, बैठ रहा है, आराम कर रहा है, बैठकर आराम कर रहा है। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी भाई। यहाँ पे ये बैठ रहा है, और यहाँ पे बैठ रहा है, यहाँ पे वो थका हुआ है, यहाँ पे वो थका हुआ है। तो मैं ये बोलूं कि भैया डी जो है वो बी से पहले आएगा, साथ में आएगा कि नहीं आएगा, ये तो पहले थकेगा तभी तो रेस्ट करेगा, थकेगा नहीं तो पहले रेस्ट कर लेगा बाद में थकेगा, नहीं, पहले थकता है आदमी फिर रेस्ट करता है। इतना तो समझ में आ रहा है। ये वर्ड क्लू है, टायर्ड होना और रेस्ट करना, ये दो शब्द सिंपल से आम से शब्द हैं, ये तो समझ में आ जाएगा। चलो समझ में आ गया अपन को। तो हमें क्या पता चल गया, हमें ये पता चल गया जो डी है वो बी से पहले आना चाहिए, और गलती से क्या है, दोनों ऑप्शन डी से बी पहले आ रहा है। फिर बात ये हो रही है, फॉर बिलो ही सा ग्रीन मेडोज एंड इन देयर मिड्स ए विलेज। इन देयर मिड्स ए विलेज, मिड्स मतलब बीच में। ही सैट डाउन एंड रेस्टेड इन द शैडो ऑफ ए रॉक, ठीक है ना। नूनेज वॉज इन ए पास बिटवीन द माउंटेन्स। ही स्लोली क्लाइम्ड डाउन द प्रेसिपिसेस एंड अबाउट midday came to the plain stiff and tired out। तो ये जो ऑप्शन हमें वर्ड क्लू है यहाँ पे जो हमने निकाला है, ये तो निकालना पड़ेगा, हो सकता है इससे एलिमिनेट नहीं हो पाए, पर वर्ड क्लू निकालने तो आना चाहिए। हमने निकाल लिया। इससे हमें ये पता चल रहा है कि भाई हम इससे ऑप्शन को एलिमिनेट नहीं कर सकते। हमें ये पता चल गया कि हम सी से स्टार्ट कर रहे हैं, और हमें ये भी पता चल गया हम बी से एंड कर रहे हैं। ये तो पता चल गया बी से, क्योंकि बाकी दोनों में तो बी से एंड ही हो रहा है ना। ही सैट डाउन एंड रेस्टेड इन द मिड ऑफ ए रॉक, तो ये पता चल रहा है कि बी से एंड हो गया है। तो एक बात ये भी समझ में आया है कि जैसे मान लो बोला जा रहा है नूनेज वॉज इन ए पास बिटवीन द माउंटेन्स, वो माउंटेन्स के बीच में कहीं से गुजर रहा था। वो गुजरेगा और फिर क्या बोल रहा है, ही स्लोली क्लाइम्ड डाउन। वो नीचे क्यों उतरेगा, नीचे इसीलिए उतरा है क्योंकि यहाँ पे ये पता चल गया है कि ही फॉर बिलो, बहुत नीचे उसने देखा घास का मैदान, ग्रीन घास का मैदान देखा विलेज के पास। तो मैदान देखा होगा तभी वो नीचे उतर रहा होगा। इसका मतलब है ये ऑप्शन पहले आना चाहिए उतरने से पहले। तो ए जो होगा वो उससे पहले आ जाएगा, सी के साथ आ जाएगा। तो सी ए डी बी इज द राइट ऑप्शन। हमारा क्या हो जाएगा, सी ए डी बी इज द राइट ऑप्शन होगा। यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि भाई वो नीचे क्यों उतर रहा है, और यहाँ पे थोड़ी सी मीनिंग की जरूरत पड़ेगी। और अगर ये शब्द नहीं किसी को पता है तो दिक्कत होगी थोड़ी सी। ये दो शब्द थे जो इस पैरा को हिंदी भाषी बच्चों के लिए कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब हो सकता है कि बहुत सारे हिंदी भाषी बच्चे हैं जिनको इसकी मीनिंग पता होगी, मतलब मेरे को नहीं पता थी। इवन तो जब मैं पहली बार इस पैराजंबल को पढ़ा रहा था ना, तो मुझे इनकी मीनिंग नहीं पता थी। इसी वजह से मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। मुझे गूगल करना पड़ा इनकी मीनिंग, पढ़ा लेने के बाद गूगल करना पड़ा। अब अगला क्वेश्चन है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मतलब ये 2020 का आया है क्वेश्चन, 2020 का मेंस का क्वेश्चन। जरा ध्यान से देखना, द एलिफेंट टस्क्स। अब जैसे एलिफेंट टस्क क्या होता है, ये भी बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। हाथी दांत, उसको टस्क बोलते हैं। जो वो सूंड नहीं निकली होती जो बाद में सफेद वाला, तो उसको टस्क बोलते हैं। द एलिफेंट टस्क्स वर ट्रैक्ड फ्रॉम द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो फॉर 2 months। Custom officials in Thailand say it's the biggest seizure in the country's history. It's the biggest seizure in the country's history. 4 tons of ivory with a market value of 6 million. It was an impressive haul. Haul मतलब लूट का माल होता है एक तरीके का, ठीक है।
Officials say they were being transported to Laos from where they believed the ivory would be sold to customers across Asia. across Asia. अब इसमें दो रूल है जो मुझे सिखाना है। ये क्वेश्चन पिक करने का एक रीजन था, भाई कुछ तो सिखाना होगा तभी तो पिक किया है, अदरवाइज क्यों पिक करता। जैसे मैं यहां पे आपको ये बताना चाहता हूं कि फुल नेम और शॉर्ट नेम, फुल नेम एंड शॉर्ट नेम, शॉर्ट नेम, अगर ये दोनों दो ऑप्शन में देखने को मिले तो फुल नेम पहले आता है फिर शॉर्ट नेम आता है। कैसे? जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कस्टम ऑफिशियल्स की, किसकी बात कर रहे हैं? कस्टम ऑफिशियल्स की। फिर यहाँ पे हम ऑफिशियल्स की बात कर रहे हैं। जैसे हम एक एग्जांपल दे, जैसे मैंने बोला महात्मा गांधी, मैंने क्या बोल दिया? महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, और एक ऑप्शन में लिख दिया गांधी जी, गांधी जी। तो कौन सा ऑप्शन पहले आना चाहिए? वो वाला ऑप्शन पहले आना चाहिए जिसमें महात्मा गांधी लिखा हुआ है और गांधी जी बाद में आएगा, क्योंकि ये रेफरेंस दे रहे हैं। तो ये ऐसा ये होता है जब हम फुल नेम मेंशन करते हैं, इसका मतलब है कि हम किसी चीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं शुरुआती दौर में। जब हमने इंट्रोड्यूस कर लिया, सामने वाले को जानकारी है, तो हम एब्रिविएशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पे अगर मैं बात करूं बी और डी में, तो हमें क्या पता चलता है? हमें यह पता चलता है कि बी हमेशा डी से पहले आना चाहिए, बी हमेशा डी से पहले आना चाहिए। तो कोई ऐसा ऑप्शन जहां पे बी बाद में आया डी से, वो काट दोगे। बी बाद में आया काट दोगे, एक ही ऑप्शन में बी बाद में आया है जो है डी से, बाकी सब में बी पहले आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी चीजें हैं जो ध्यान से देखना है। अभी कई सारी चीजें हैं जिसमें जो मुझे इस पर्टिकुलर सवाल में सिखाना है आपको। लिखा द एलिफेंट टस्क वर ट्रैक्ड फ्रॉम द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो फॉर 2 months। अब जैसे लिखा हुआ है द एलिफेंट टस्क, द एलिफेंट टस्क, तो आर्टिकल द तब लगाया जाता है जब हमें नाउन, कोई नाउन जो है, कोई जो नाउन है वो दोबारा से हमें मेंशन करना हो, कोई दोबारा जो नाउन है वो हमें मेंशन करना हो। तो जब भी आर्टिकल 10 से कोई हिस्सा होता है तो उससे हम स्टार्ट नहीं करते हैं। तो ये वाला ऑप्शन तो ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं, ये भी अपने को एलिमिनेट करना पड़ेगा कि हम इससे स्टार्ट नहीं करेंगे। आर्टिकल 10 लगा हुआ जो सेंटेंस होता है उसके साथ हम स्टार्ट नहीं करते हैं। आर्टिकल द हम दोबारा रेफरेंस के लिए हम कोट करते हैं कि हमें इस चीज की जानकारी पता है। अब जैसे हमने द एलिफेंट टस्क से लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं मेंशन है इसके पहले किसी ना किसी सेंटेंस में, सेम फॉर्मेट में या अलग फॉर्मेट में। अब बात हो रही है 4 tons ऑफ आइवरी विथ ए मार्केट वैल्यू ऑफ 6 million। इट वॉज एन इंप्रेसिव हॉल। कस्टम ऑफिशियल्स इन थाईलैंड सेज इट्स द बिगेस्ट सीजर। ये लिखा है इट्स, इट का मतलब हो गया इट इज द बिगेस्ट सीजर, इट इज द बिगेस्ट सीजर, बिगेस्ट सीजर। तो ये जो इट मेंशन है, पहले हमें पता चलना चाहिए भाई इट तो हमारा प्रोनाउन है, ये पता चलना चाहिए कि ये किस नाउन के लिए आया है, किस नाउन के लिए आया है। ये सिंगुलर है, आपको सिंगुलर ही चाहिए, और सिंगुलर में ये नॉन लिविंग के लिए इस्तेमाल होता है, लिविंग के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। मतलब ना ही ऑफिशियल्स, ये प्लूरल है, और ना ही कस्टम ऑफिशियल्स के लिए इस्तेमाल होगा, नहीं इस्तेमाल होगा। इसका मतलब है कि हमें सिंगुलर नाउन ढूंढना है। जब हम यहाँ पे एलिफेंट टस्क से बोलते हैं, एलिफेंट टस्क बोलते हैं, ये प्लूरल है। क्या है? ये प्लूरल है, ये प्लूरल है। इसका मतलब ये भी नाउन नहीं है, ये भी नाउन नहीं है। तो जो इट्स दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सिंगुलर नाउन के लिए। कहां दिया हुआ पहले वो ढूंढो। ऑफिशियल से दे वर बीइंग ट्रांसपोर्टेड। अब दे वर दिया हुआ है तो पहले ये भी देखना होगा कि ये दे किसके लिए इस्तेमाल है। ये प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है। ध्यान से देखिए क्या क्या सिखा रहा हूं मैं। वर बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू लियोस फ्रॉम वेयर दे बिलीव द आयोरी वुड बी सोल्ड टू कस्टम्स अक्रॉस एशिया। अब द आयोरी लिखा हुआ है, आर्टिकल द के साथ आयोरी लिखा हुआ है, ध्यान से देखते रहिएगा। और यहां आयोरी मेंशन है, तो आर्टिकल द के साथ, बगैर आर्टिकल द के साथ आया हुआ नाउन पहले आता है, आर्टिकल द के साथ बाद में आता है। इसका मतलब यह है जो सी होगा, सी होगा वो डी से पहले आएगा, सी होगा डी से पहले आएगा। इसके आने के कई सारे रीजन है, सी डी से पहले आएगा। और दूसरी चीज है, इस इट का नाउन ना इधर है, मतलब कि इस इट के लिए आप आयोरी इधर ले सकते हो और ये एक आयोरी इधर ले सकते हो, यही एक आपका सिंगुलर है, यही आपका सिंगुलर है। तो ये जो सी ऑप्शन है, जो बी ऑप्शन है, वो सी से डी से बाद में ही आना चाहिए। तो सी, अगर हम ये वाले चीज जो हमने निकाली है सी डी से पहले आएगा, वो अपन देख लेते किस किस ऑप्शन में सी डी से पहले आ रहा है और सी डी से पहले, इस वाले में सी डी से पहले आ रहा है, दोनों में आ रहा है। तो इससे हमें सिर्फ ये निष्कर्ष निकला, ये भले इसमें लग नहीं रहा है लेकिन ये निकालने अगर आ रहा है तो किसी क्वेश्चन में लग जाता है, लेकिन ये निकालने आना चाहिए। अब बात हो रही है इट्स सीजर। जब हम इट्स सीजर की बात कर रहे हैं तो ध्यान से देखो, आयोरी मेंशन है। अब ना हम इससे स्टार्ट कर सकते हैं ना इससे स्टार्ट कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन बचा हुआ है हमें सी से स्टार्ट करना है, सी से स्टार्ट कर दिए।
फिर जब हम आयोरी की बात कर रहे हैं, ये हमारा नाउन है, तो मैंने आपको बोला नाउन अपने प्रोनाउन के साथ आता है, नाउन अपने प्रोनाउन के साथ आता है। ये नाउन है और ये इसका प्रोनाउन है, इट्स दिया हुआ है, इसी की बात हो रही है। इट्स द बिगेस्ट सीजर, ये जो है 4 टन्स ऑफ आयोरी विथ ए मार्केट वैल्यू ऑफ 6 मिलियन, इट वाज एन इंप्रेसिव हॉल, ये बहुत बड़ा लूट का मान है, इसी की बात हो रही है। यहां पे कोट किया जा रहा है, कस्टम ऑफिसर्स इन थाईलैंड से इट्स द बिगेस्ट सीजर, ये जो लूट का मान पकड़ा हुआ है इसी के लिए इट्स क्लेम किया जा रहा है। तो जो इट है ना वो इसके लिए आया हुआ है, इसका मतलब ये इसी के साथ आएगा। नाउन पहले आता है प्रोनाउन के साथ, अगर नाउन के साथ एक ही प्रोनाउन कहीं मेंशन है तो दोनों आजू बाजू में आते हैं, ये पेयर बनाता है, ये भी रूल आपको ध्यान रखना है। जब ये ऐसा बनाएगा तो सी के साथ बी आएगा, अगर सी के साथ बी आएगा तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा हुआ है सी के साथ बी, तो सी बी ए डी आएगा। और दूसरी चीज ध्यान से देखो, ये दे दिया हुआ है, ये दे दिया हुआ है, अगर हम दे की बात करें, दे वर बीइंग ट्रांसपोर्टेड, दे देखो आपके, दे आपका प्लूरल प्रोनाउन है, ये किसी के लिविंग नॉन लिविंग किसी के लिए भी आ सकता है, लेकिन दे वर बीइंग ट्रांसपोर्टेड की बात हो रही है तो कस्टम ऑफिशियल्स ट्रांसपोर्ट तो होंगे नहीं, ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहे होंगे ये तो क्या होगा, ये टस्की होगा, यही एक प्लूरल नाउन है, ये प्लूरल प्रोनाउन है, ये प्लूरल प्रोनाउन है और प्लूरल नाउन है, तो ये दोनों भी पेयर में आना चाहिए, मतलब ए डी पेयर में आना चाहिए, ए पहले आएगा डी बाद में आएगा, दोनों पेयर में आएगा, देखो इसी में पेयर में है, तो ये भी पेयर बना रहा है, ये भी पेयर बना रहा है, ये अपने इट के साथ बना रहा है, ये अपने दे के साथ बना रहा है, तो ये जो रूल है आपको ध्यान रखना है कि नाउन प्रोनाउन के साथ पेयर बनाएगा। आई होप ये बात समझ गए होंगे कि बहुत कुछ सिखाने के लिए था, इसलिए मैंने लगभग इसके सारे क्लू आपको सिखाए हैं, इन सारे क्वेश्चंस में बहुत अच्छा सीख के जाओगे। अगला सवाल देखना, अगला सवाल लिखा हुआ है, दीज ट्राइब्स बिलीव दैट दे कैन कम्युनिकेट विद डेड एंसेस्टर्स ओनली थ्रू लैंग्वेज, टुडे लिंग्विस्टिक्स कॉल सच ए लैंग्वेज एन आइसोलेटेड लैंग्वेज, Juni is the language spoken by only Juni tribes. It is remarkable that these tribes have been able to preserve their language. ध्यान से देखो, मैं आपको बस ये समझाना चाहूंगा, लिखा हुआ यहाँ पे these tribes, क्या लिखा है these tribes, हम मीनिंग में नहीं चल रहे हैं, हम तो खाली ग्रामेटिकली चल रहे हैं। these tribes, यहाँ पे these है क्या, this that these those आपका होता है डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव, तो एक रूल यहाँ पे आप लिख लो, एक रूल यहाँ पे लिख लो, जो भी आपका डिमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव या फिर डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जब भी ये किसी हिस्से में दिए हों, जब भी ये किसी हिस्से में दिए हों तो उसका नाउन इसके जस्ट पहले लेते हैं, उसका नाउन जस्ट इसके पहले लेते हैं और क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं पेयर, क्या बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। जैसे यहां पे ध्यान से देखो, अगर ये लिखा हुआ है इसका मतलब इसका नाउन इसके पहले आना चाहिए, तो इससे डी से तो आप स्टार्ट नहीं कर सकते हो, कोई ऑप्शन डी से स्टार्ट है, यस डी से स्टार्ट आप काट दो। इसके बाद अगर मैं बात करूं, ऊपर देखो फिर से लिखा हुआ है दीज ट्राइब्स, यहां पे भी डिमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव का इस्तेमाल है, तो ए से भी स्टार्ट नहीं होगा, ए वाला ऑप्शन काट दो, काट दिया। उसके बाद ध्यान से देखो, टुडे लिंग्विस्टिक्स कॉल सच ए लैंग्वेज, इस तरह की भाषा, इस तरीके की भाषा, ये शब्द भी क्या कर रहा है, डिमोन्स्ट्रेट कर रहा है, डिमोन्स्ट्रेट कर रहा है, इशारा कर रहा है, डिमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि सच ए लैंग्वेज, इस तरीके की लैंग्वेज। तो सबसे पहले बताओगे ना, इंट्रोड्यूस तो करोगे कौन सी लैंग्वेज, तो जो ये मेंशन है सच ए लैंग्वेज, ये वाला हिस्सा भी नहीं होगा, इसका मतलब बी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, कहीं दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो आपके पास बचा हुआ क्या ऑप्शन है, ऑप्शन बचा हुआ यहां से। अब इसकी अगर हिंदी मीनिंग बताऊं, हिंदी मीनिंग ये है, टुडे लिंग्विस्टिक्स कॉल सच ए लैंग्वेज, सॉरी, जूनी इज द लैंग्वेज स्पोकन बाय ओनली जूनी ट्राइब्स, जूनी एक ऐसी भाषा है जो सिर्फ और सिर्फ बोली जाती है जूनी प्रजाति के लोगों द्वारा। एक तो ये ऑप्शन आ गया, ठीक है ना, जूनी एक ऐसी भाषा है जो जूनी प्रजाति द्वारा बोला जाता है। अब उसके बाद क्या है, दीज ट्राइब्स, ये प्रजाति के लोग मानते हैं, दे कैन कम्युनिकेट, वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं विद डेड एंसेस्टर, अपने मरे हुए एंसेस्टर के साथ, पूर्वजों के साथ, ओनली थ्रू लैंग्वेज, भाषा के द्वारा, ठीक है ना। एक सी के बाद ए आ गया, फिर देना है, इट इज रिमार्केबल दैट दीज ट्राइब्स हैव बीन एबल टू प्रिजर्व देयर लैंग्वेज, और ये बड़ी रिमार्केबल बात है कि ये जो प्रजाति के लोग हैं इन्होंने अपनी भाषा को प्रिजर्व कर रखा है, ठीक है ना। और आज के दिन जो है लिंग्विस्टिक जो भाषाविद लोग होते हैं वो इस तरीके की जो है भाषा को, जो इस तरीके की लैंग्वेज को आइसोलेटेड लैंग्वेज बोलते हैं, ये होगा। तो CADB इज द राइट ऑप्शन। अगर इसकी हिंदी मीनिंग में आने चलते तो हिंदी मीनिंग में कई ऐसे ऑप्शन लगते हैं कि ये पहले हो सकता है या बाद में हो सकता है। अगर ग्रामर से सॉल्व करोगे तो
आसानी से जो है आप सही जगह तक पहुंच जाओगे। तो ग्रामर से कैसे सॉल्व करना था, ग्रामर से ऐसे है कि ये जो दीज आया, ये दीज आया पहले नहीं आ सकता है, और सच की वजह से ऑप्शन बी पहले नहीं आ सकता है। तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, ऑप्शन सी से स्टार्ट करेंगे। ये 2019 मेंस का सवाल है, आप प्रीवियस ईयर का पेपर डाउनलोड करके देख लो कि ये आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है। सारे सवाल मैंने 2019, 20, 21, 22 इस तरीके से उठाए हैं, लेकिन अच्छे क्वेश्चन उठाए हैं। अगला सवाल है सीजीएल मेंस का, इफ द मिल्क बिकम्स टू थिक एंड मोर मिल्क, एड मोर मिल्क, finally add more sugar and nuts and your kheer is ready. Boil milk in a heavy bottomed pan and add rice. Cook for about 20 minutes, stirring every once in a while till the mixture thickens. ये सवाल में मेरे को आपको ये सिखाना है क्या, जैसे इफ द मिल्क लिखा हुआ है, द मिल्क लिखा हुआ है, आप समझ गए कि ऑप्शन ए से तो स्टार्ट नहीं होगा, तो ऑप्शन ए वाला तो आपने काट दिया। ये तो सीख ही गए हो इतनी देर में, सीख गए हो ना। फिर आपको ये देखना है जैसे फाइनली लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फाइनली। फाइनली का मतलब हो गया कि ये वो चीज है, ये वो कनेक्टर है जिससे आप पैरा को कंक्लूड करते हो, अपनी बातों को कंक्लूड करते हो। या दज, मतलब अगर इसको देख लो, इन कंक्लूजन या इन फाइनल, ये सारे ऐसे शब्द हैं जिससे आपका पैरा एंड होता है। तो जैसे फाइनली लिखा हुआ है, तो आप यूं समझ लो कि बी से एंड होना है, तो बी से 3 ऑप्शन में एंड होना है, तो एक ऑप्शन काट दिया है, 2 ऑप्शन बचा हुआ है, ये ऑप्शन भी काट दो, ठीक है ना। अब आपके पास क्या बचा हुआ, कुक फॉर अबाउट 20 मिनट्स, क्या कुक करोगे, क्या कुक करोगे, तो डी से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, तो ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, बचा कितना, ऑप्शन बी। बॉयल फॉर अबाउट 20 मिनट, स्टेरिंग एवरी वंस इन अ व्हाइल टिल द मिक्सचर थिकन्स। अब द मिक्सचर दिया हुआ है, तो द मिक्सचर, कोई मिक्सचर होगा तभी तो कोट किया जाएगा द मिक्सचर। पहले तो मिक्सचर कहीं मेंशन किया होगा, तो कहीं ऊपर मिक्सचर है, देखो शुगर नट सब ऐड कर रहे हो, तो मिक्सचर तो ऊपर बना रहे हो, तो जब मिक्सचर बना लोगे तब उसको कोट करोगे द मिक्सचर के थ्रू। तो आप देख रहे हो कि हमने सवाल को कैसे सॉल्व किया, हमने इसकी मीनिंग नहीं समझी। वैसे तो ये आसान है, इसमें मीनिंग आसानी से समझ में आ जाती है, पर कुछ कुछ बच्चे इस सवाल को भी गलत कर देते हैं। लेकिन अगर आप ग्रामर से सॉल्व करोगे तो 100% गारंटी के साथ जो है सवाल सही होगा। वरना लगता है ना कुछ कुछ ऐसा तुक्का लग गया, ये लग रहा है इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, तो इस तरीके से पैराजंबल सॉल्व नहीं करना है। पैराजंबल सॉल्व करो ग्रामेटिकली। अब तक मैंने हिंदी पे ज्यादा जोर नहीं दिया। अब ये देखो, जब बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा लग रहा है, देख के किसी के सांस वांस फूल जाएंगे, देख के किसी के सांस वांस फूल जाएंगे। एक छोटा सा ग्रामर का रूल बताता हूँ, 4-5 सेकंड में निपटा दोगे, पढ़ने के बाद, पढ़ने के बाद निपटाओगे। देखो कैसे लिखा हुआ है, दिस मूव। अब जैसे दिस मूव की बात कर रहे हैं, यह मूव, तो सबसे पहले दिस दैट दीज दोज, ये क्या आपका डिमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव है, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है। तो दिस मूव लिखा हुआ है ना, कौन से मूव की बात कर रहे हैं, वो वाला मूव किसी ना किसी ऑप्शन में मेंशन होना चाहिए, तो ऑप्शन ए से स्टार्ट नहीं हो सकता। दिस मूव इज अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट्स रिफॉर्म एजेंडा फॉर पीएसबीएस। जरा ध्यान से देखना, मैं जिस जिस चीज को हाईलाइट कर रहा हूं, पीएसबीएस अंडर इनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सेलेंस प्रोग्राम इज 2.0। जरा देखते रहना इस चीज को जो मैं दिखा रहा हूं। Banks have already agreed to keep branches operational for customers for uniform working hours in one location, and this will be another step towards standardizing operating hours. Under ease, जरा ध्यान से देखिएगा, under ease लिखा हुआ है, under ease लिखा हुआ, जरा ध्यान से देखिएगा। Under ease, a bankers panel has recommended that every region adopt one of 3 6 hours time slot, 9 a.m. to 3 p.m., 10 a.m. to 4 p.m. or 11 a.m. to 5 p.m. पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जरा ध्यान से देखना इसको, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, आप इसे देख पाए हो, जरा और दिखा दो, मैं और कहां पे था, हाँ ये देख पाए हो, जरा इसको ध्यान से देखो, अगर देख पाए हो सही से। मैं अगर ये कहूं ये शॉर्ट फॉर्म है, ये क्या कहूं मैं, ये शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है इज, और ये क्या है, ये फुल फॉर्म है। तो मैं ये कह सकता हूं जो शॉर्ट फॉर्म है, जो ए है वो सी से पहले आएगा, ए सी से पहले आएगा। मैं ये कह दूं यहां पीएसबीएच की बात हो रही है, जो हमारा डी है वो किससे पहले आएगा, वो ए से पहले आएगा, ए से पहले आएगा। तो ए सी से पहले किस किस ऑप्शन में है, ए सी से पहले इसमें नहीं है, काट दो, ए सी से पहले नहीं है, इसमें काट दो, ए सी से पहले नहीं है, इसमें काट दो, ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। देखा, कुछ नहीं पड़ा, कोई मीनिंग ऐसी तैसी मीनिंग की भाड़ में जाए मीनिंग।
देखो वैसे तो बड़े अच्छे अच्छे अंग्रेजी के शिक्षक है यार, मैं सही बात बता रहा हूँ, बड़े अच्छे अच्छे शिक्षक हैं, लेकिन कुछ तो R&D अपन ने भी किया है यार ग्रामर सीखने सिखाने में। अच्छा एक भी किसी शिक्षक का आप लेक्चर उठा के देख लो जो पैराजम्बल सॉल्व करा रहे हो, आपको ये सब चीज़ें सिखा रहे हो, तो मैंने लगभग सारी वीडियोस रिसर्च कर डाली है। पैराजम्बल तो घंटा किसी को पढ़ाना नहीं आता यार। मास्टर उनका प्रोनाउंसिएशन स्किल एक नंबर का है, क्या बोलते हैं, ऐसा लगता है कि बस सीजीएल के एग्जाम में बैठेंगे, हे मास्टर से पढ़ लेंगे, मतलब तो सिलेक्शन हो जाएगा। कोर चीज़ तो वो समझ ही नहीं रहे कि एक्चुअली पेन क्या है एग्जाम में बैठने के बाद। पेन बैठने के बाद ये होता है, जो हिंदी भाषी बच्चा है ना, उसको 3-4 सेकंड में कुछ सूझता ही नहीं है, उसको सब सही लगता है, ए के साथ बी आ जाएगा, बी के साथ सी के साथ डी, सब मैच होता है ऐसे ही। और जब इतना बड़ा जो आता है ना आपका पैराजम्बल, तो आधा सांस तो फूल जाता है, सांस फूल के बाहर निकल आता है, मेरा खुद का फूल जाता था भाई साहब। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। इट इज वन ऑफ द हाईली डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इट इज वन ऑफ द हाईली डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। देखो अगर आप अगला रूल सीख रहे हो तो पुराना रूल भूल ना जाए, ये बहुत जरूरी बात है। जब बोल रहे हैं ना इट इज वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्री, ये वन ऑफ डेवलप्ड कंट्री है, तो इट जो है यहाँ पे रेफरेंस में इस्तेमाल किया गया है प्रोनाउन की तरह। इसका नाउन की तरह पहले तो वो ढूंढना पड़ेगा, देखते रहना क्या क्या क्लू दिया रहता है। इट स्ट्रेचेस फ्रॉम द एटलांटिक ओशन इन द ईस्ट टू द पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट। ये फैला हुआ है, कहां से फैला हुआ है, ये इट की बात हो रही है, कौन फैला हुआ है, मतलब इसका नाउन पहले मेंशन होना चाहिए, नाउन अभी मेंशन नहीं है। द यूएसए कंसिस्ट ऑफ 50 स्टेट्स इंक्लूडिंग अलास्का एंड हुआई। यहां पे यूएसए की बात हो रही है। और फिर लिखा है द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यूएसए इज द 4th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यहां पे लिखा हुआ है फुल फॉर्म यूएसए का, यहां पे लिखा हुआ है फुल फॉर्म और यहां पे लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म। हमें ये तो पता चल गया कि हमारा डी से ऑप्शन स्टार्ट होगा, किसी और से स्टार्ट ही नहीं होगा, क्योंकि इट से स्टार्ट नहीं हो सकता, इट से स्टार्ट नहीं हो सकता, ये शॉर्ट फॉर्म है, इससे स्टार्ट नहीं हो सकता। किससे स्टार्ट होगा, ऑप्शन डी से स्टार्ट होगा। सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। देखा कितने सेकंड में क्वेश्चन लगा, कुछ सेकंड में क्वेश्चन लगा। पर अगर मास्टर मेरे जैसा हो सिखाने वाला ना, मजा आ जाए आपको। मैं माफी चाहूंगा यार, बहुत सारे लोगों ने पिछले 3-4 साल में मेरे से बहुत पढ़ने की कोशिश की। पहले 1 साल 2 साल तो मैंने खूब रगड़ के पढ़ाया, उसके बाद कुछ घटनाएं ऐसी हुई है कि दिल कभी कभी इधर उधर हो जाता है। कभी पढ़ाने वापस आते हैं, फिर बच्चों का साथ नहीं मिलता है, तो कभी आपकी वीडियोज मिलियंस चली हो, फिर आप वीडियो अपलोड कर रहे हो, उसके 500 व्यूज आ रहे हो, तो अंदर से भी कहते हैं ना थोड़ा मोटिवेशन हल्का होने लगता है। और मोटिवेशन नहीं हल्का होने लगता है, ऐसा महसूस होने लगता है कि आप तो हमसे पढ़ना ही नहीं चाहते हो, हम सबसे वाहियात खराब टीचर है। फिर मुझको लगा यार मैं सारी वीडियोज देख लिया है कि मेंस के समय है, बहुत सारे बच्चों का वो आ रहा है, मैसेज आ रहे हैं कि सर पैराजम्बल, अलग अलग शिक्षकों के कमेंट्स पे देख रहा हूँ, सर पैराजम्बल पढ़ा दो, बड़ी परेशानी हो रही, पैराजम्बल पढ़ा दो, बड़ी परेशानी हो रही है। मैं कहा लाओ अच्छा नहीं पढ़ा दो यार, 2-4 लेक्चर तो पढ़ा ही देता हूँ बच्चों को एग्जाम के समय में। ये बहुत काम किया है कि वैसे मैंने पैराजम्बल का पूरा एक कोर्स बना रखा है जिसमें 420 क्वेश्चन कराए हैं, 11-12 जो है अप्रोचेज है वो मैंने सिखाए हैं, जो है जिनसे आप जो है सिस्टमेटिक वे से उसे सीख करके पैराजम्बल से निजात पा सकते हो, मतलब इसके कस से निजात पा सकते हो। जैसे एग्जाम्पल दिया है, फर्स्टली दिया हुआ है। जब आप फर्स्टली की बात करते हो ना, जब फर्स्टली जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, तो फर्स्टली ये समझना है कि पहले हम ये काम कर रहे हैं, तो आपको ये भी देखना होता है कि फर्स्टली के बाद सेकेंडली किधर है, दूसरा कौन काम करता है, अपार्ट फ्रॉम दिस किसकी बात कर रहे हैं कि इसके अलावा दूसरा काम कौन सा करते हैं, ठीक है ना। द नोज इज द फर्स्टली इट प्रोवाइड, फर्स्टली लिखा इट प्रोवाइड, फर्स्टली भी देखो इट भी देखो, ये क्या है, प्रोनाउन है। जब ये प्रोनाउन है तो आपको पता होना चाहिए नाउन, वो भी कैसा, सिंगुलर नाउन चाहिए, नॉन लिविंग, सिंगुलर नाउन नॉन लिविंग चाहिए। Firstly, it provides air for respiration, serves the senses of smell and conditions the air by filtering, warming and moisturizing it. ठीक है ना। The nose is the prominent structure between the eyes that serves the entrance to the respiratory tract. For inhalation, it has 2 cavities separated from one another by a wall of cartilage called the spectrum. Apart from filtering the air, it also cleans itself of foreign debris extracted from inhalation. अब जैसे इसमें मैं आपको समझाना चाहूंगा, जब आप बात करते हो ना, जब सेंटेंस फॉर्म करते हो, तो सेंटेंस फॉर्म करते वक्त जब आप फर्स्टली करते हो तो ये एक बात बताते हो कि पहले हम ये करते हैं, फिर इसी के साथ बताते हो कि दूसरा आप क्या काम कर रहे हो, या इसको अपार्ट फ्रॉम करके भी बढ़ते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस आप दूसरा क्या काम करते हो। तो जैसे मुझे यहाँ पे फर्स्टली दिखाई दिया तो मुझे ये पता चल गया ए वाले ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन डी काट लिया हमने। रीजन है सिर्फ फर्स्टली से नहीं देखा मैंने, ये देखा ये इट दिया हुआ है, तो इसकी वजह से मैंने ऑप्शन डी एलिमिनेट कर दिया कि भाई
ये अगर प्रोनाउन मेंशन करना है तो इसके पहले इसका नाउन मेंशन होना चाहिए। फिर उसके बाद मैं देख रहा हूं यहाँ पे द नोज मेंशन है, तो मैं समझ गया कि नोज ही इसका नाउन है, नोज ही इसका नाउन है। अब फिर से यहाँ पे इट दिया हुआ है, मतलब सी से भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता है भी नहीं है। फिर डी दिया हुआ है, ध्यान से देखो, अपार्ट फ्रॉम फिल्टरिंग द एयर इट, फिर यहाँ पे भी इट दिया हुआ है, तो मुझे यहाँ से ये भी समझ में आ गया कि डी से भी स्टार्ट नहीं होगा, तो मैंने ये वाला भी ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। मेरे पास दो ही ऑप्शन बचे हुए हैं, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन। अब यहां से मेरे को ये समझ में आ गया कि भाई ये जो है डी से पहले आएगा, ए डी से पहले इसमें भी आ रहा है, ए डी से पहले इसमें भी आ रहा है। दूसरा ध्यान से ये समझ में आ रहा है कि फर्स्टली के साथ सेकेंडली होना चाहिए या अपार्ट फ्रॉम होना चाहिए, तो अपार्ट फ्रॉम मेरे को मिल गया, अपार्ट फ्रॉम फिल्टरिंग। और ये फिल्टरिंग ध्यान से देखो, यहाँ पे फिल्टरिंग मेंशन है इस वाले में कि पहले आप फिल्टरिंग का कोई काम कर रहे हो, फिल्टरिंग के बाद का कोई काम कर रहे हो, तो मुझे ये समझ में आया कि ए डी के साथ पेयर बनाएगा। मैंने अभी क्या बताया आपको, फर्स्ट आप किसी सेंटेंस को फॉर्म करते हो तो सेंटेंस को फॉर्म करते तरीका ये होता है कि पहले आप कोई काम करते हो, फिर लगातार उसके बाद दूसरी बात, पहले हमने ये काम किया फिर मैंने ये काम किया, ऐसे ही बोलते हो ना कि पहले मैंने ये काम किया फिर मैंने ये काम किया, तभी आपकी जाके बात पूरी होती है। पहले हमने काम किया फिर दो कहानी उधर लेके चले गए, फिर आप आके बोल रहे हो कि हमने फिर ये काम किया, वो सही नहीं होगा। इस तरीके से स्ट्रक्चर नहीं, पैराग्राफ नहीं बनते, ऐसे बनते हैं कि पहले हमने ये काम किया फिर मैंने ये काम किया फिर उसके बाद दूसरी बात है। अभी मैं और हिंदी में भी समझाता हूं पूरा चीज, तो इससे ये पता चल जाएगा मुझे, इस बात को अगर समझते हो तो ए और डी आपस में पेयर बनाएगा। ए और डी अगर पेयर बनाएगा तो हमारे पास ऑप्शन यही है, और उसके अलावा उसमें पेयर नहीं है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें नाक के विषय में बात की गई है, नाक की प्रॉपर्टीज के विषय में बात की गई है। सबसे पहले यहाँ पे नाक को, हमारे नोज को इंट्रोड्यूस किया गया है कि ये बहुत प्रोमिनेंट स्ट्रक्चर है हमारी जो है आंखों के बीच में, दिया हुआ सर्व द एंट्रेंस टू द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए जो है हमारे लिए जो है एंट्रेंस का काम करता है ये यहाँ पे। इसके बाद ये बताया गया है कि पहले क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है एयर रेस्पिरेशन के लिए, जो कि सर्व करता है सेंसेस को, स्मेल कंडीशन, द एयर फिल्टरिंग और वार्मिंग एंड मॉइस्चराइजिंग, ये पहले ये काम करता है। उसके बाद इसको और आगे एक्सटेंड किया गया है कि इसके अलावा, फिल्टरिंग के अलावा, जो एयर फिल्टर के अलावा, इट ऑल्सो क्लीन्स, ये अपने आप को खुद को क्लीन करता है ऑफ फॉरेन डेब्रिस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इनहेलेशन। उसके बाद लास्ट में ये बताया गया है जो है फॉर इनहेलेशन इट हैज टू कैविटीज, फिर इसका स्ट्रक्चर बताया गया है कि इनहेल करने के लिए इसके दो कैविटीज होते हैं, ये जो हमारे नाक के बीच में दो कैविटीज है, फिर एक वॉल है, यही बोला गया फॉर इनहेलेशन इट हैज टू कैविटीज सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर बाय वॉल ऑफ कार्टिलेज कॉल्ड द सेप्टम। ये जो सेप्टम है, स्पेक्ट्रम तो नहीं पढ़ देता, सेप्टम है, ये सेप्टम है। बायोलॉजी याद नहीं भैया मेरे को, बहुत लंबा समय हो गया पढ़े हुए, तो एक कभी कभी ऐसा होता है ना कि स्पेक्ट्रम बहुत कॉमन सा वर्ड है, सेप्टम नाम लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये जो बीच में जो हमारी वॉल है ना उसको सेप्टम बोलते हैं। इसकी हिंदी मीनिंग से कोई फायदा नहीं, पर इसको ग्रामेटिकली समझना बहुत जरूरी है कि कौन सा सेक्शन कैसे अरेंज होता है। तो कौन सा सेक्शन कैसे अरेंज होता है, इसमें जो हमने सीखा वो सीखा क्या, इसमें क्या रूल लगाया हमने ये लगाया कि नाउन प्रोनाउन से पहले आएगा, जिससे हम ये कंफर्म कर पाए हैं कि बी से स्टार्ट होगा, क्योंकि इसके तीन हिस्से में इट का इस्तेमाल हुआ है, तो हम बी से स्टार्ट होगा ये समझ पाए। उसके बाद हम क्या समझे, एक तो हमारा दिया हुआ फर्स्टली, उसके बाद दिया हुआ अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम, अपार्ट फ्रॉम दिस दिया रहता है, और दिस अगर नहीं दिया रहता है तो कोई कीवर्ड दिया रहता है, कोई कीवर्ड दिया रहता है जो फर्स्टली के साथ वाले लाइन में कहीं ना कहीं मेंशन होता है, इस वाले लाइन को उठा के दिया रहता है, तो यहां से फिल्टरिंग उठाया गया है। तो जब इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है तो ये दोनों आपस में क्या बनाते हैं, दोनों आपस में पेयर बनाते हैं। आगे पीछे आते हैं वो तो अलग बात है, साथ में मतलब पहले बाद में आएंगे वो तो ठीक है, लेकिन साथ में पेयर भी बनाते हैं। तो जैसे ये पेयर बनाएंगे तो ए और डी पेयर बनाएगा, जो है ए पहले आएगा डी बाद में आएगा, पेयर में आएगा। उससे हम पहुंच गए ऑप्शन नंबर ए पे। चलो सीरियल में इनका और सा सवाल देखते हैं। सी कुड नॉट accompany हर डॉटर ड्यू टू वीजा रिस्ट्रिक्शंस। यहां पे दिया हुआ सी, ये है प्रोनाउन, यहां पे दिया हुआ है हर डॉटर, अपने डॉटर की बात हो रही है, तो हम ए से तो स्टार्ट नहीं कर सकते, ए वाला ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया। दैट ट्रिप टू फ्लोरिडा विथ हर फादर यूरी लॉन्च्ड हर ऑन द पाथ टू सक्सेस। दैट ट्रिप की बात हो रही, उस ट्रिप की बात हो रही है, कहीं ना कहीं मेंशन होगा किसी ट्रिप के विषय में, तभी उसको आप दोबारा संकेत कर सकते हो, पॉइंट आउट कर सकते हो, रेफरेंस में ले सकते हो, कहीं ना कहीं किसी ना किसी ट्रिप की बात है। इसका मतलब बी से भी स्टार्ट नहीं कर सकते, कोई ऑप्शन बी से दिया हुआ है, बी भी एलिमिनेट कर देंगे। ध्यान रखो मैंने आपको क्या बोला, दिस, दैट, दीज, दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव है। तो जब इनके साथ कोई नाउन लगा हुआ आए तो एक ऐसा सेक्शन देखो जो है वो बगैर दिस, दैट, दिस, दोज के हो, वो इसके पहले आएगा और साथ में पेयर भी बनाता है। क्या ये उसके पहले आएगा और साथ में पेयर भी बनाने आता है।
तो कई बार क्या होगा, नाउन आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे ट्रिप है, यहाँ पे ट्रिप लिखा हुआ है, तो दूसरे ऑप्शन में ट्रिप की डिटेल मिल सकती है, ट्रिप शब्द नहीं मिल सकता है, ट्रिप की डिटेल मिल सकती है। जरा ध्यान से देखो किस ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में, क्योंकि यहाँ पे कहीं दिया हुआ नहीं है, सी कुड नॉट अकम्पनी हर डॉटर ड्यू टू वीजा रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे ट्रिप मेंशन नहीं है। जरा ध्यान से देखो, मारिया हैड नॉट येट सेलिब्रेटेड हर 10th बर्थडे व्हेन शी वाज पैक्ड ऑफ इन ए ट्रेन टू द यूनाइटेड स्टेट। देखो ये ट्रिप है, ए ट्रेन टू द यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट के लिए वो जा रही थी, यही ट्रिप हुआ। देखो कहीं और मेंशन है, बट इट आल्सो रिक्वायर्ड हार्ट रेंचिंग 2 year सेपरेशन फ्रॉम हर मदर एलेना, तो यहां कहीं नहीं मेंशन है, तो ये क्या है, ये आपका ट्रिप मेंशन है, ये ट्रिप मेंशन है, मतलब यह इसी को इसमें मेंशन किया गया, इसी को इसमें मेंशन किया गया है। तो मैं ये कह सकता हूं सी बी के साथ पेयर बनाएगा, सी बी के साथ पेयर बनाएगा। जरा ध्यान से देखो, कहीं सी बी के साथ पेयर बना रहा है, यहां पे सी बी के साथ पेयर बना रहा है, ये बीसी है, आपको चाहिए का जरा ध्यान से देखना, सी पहले आना चाहिए, बी बाद में आना चाहिए। तो जब ये दिस दैट दीज दोट किसी नाउन के साथ होता है, तो ध्यान रखना आपको इस बात का कि ये दोबारा रेफरेंस में लिया जा रहा है, इसका मतलब इसके जस्ट पहले वो होना चाहिए, जैसे ही पहले होना चाहिए तो हमें हमारा ऑप्शन मिल गया, हमें हमारा ऑप्शन मिल गया। तो जब ऑप्शन मिल गया तो ये एलिमिनेट हो गया। समझ में आया जो कंसेप्ट सिखाया मैंने? फिर से सिखा देता हूं एक बार, चाहो तो नोट कर लो, लिख लो, बढ़िया से लिख लो। देखो दिस दैट दीज दोज इनके साथ जब भी आपका नाउन दिया हो किसी ऑप्शन में, और दूसरा ऑप्शन हो, सेकंड ऑप्शन हो, ये वाला नाउन दिया हो, ये वाला नाउन दो दिया हो, या फिर इस नाउन के विषय में डिटेल्स दिया हो, तो ये दोनों क्या आते हैं, ये दोनों पेयर में आते हैं, ये दोनों पेयर में आते हैं। ये पहला होता है और ये दूसरा होता है पेयर में। समझ में आया? ये बात आपको याद रखनी है। अगला सवाल है दज। एक क्लू देता हूं मैं आपको सवाल में, मेंस का सवाल था। जब भी आप फाइनली देखो, क्या देखो, फाइनली और दज, बहुत जगह आपको दस देखने को मिलेगा, मतलब जब भी आप देखोगे तो 10 बहुत जगह देखने को मिलेगा। ये वो है जो आपके कंक्लूड करने वाले लाइन के साथ आता है। तो जब भी आप 10 देखो, सबसे पहले ऑप्शन देखो, जैसे क्या दिया हुआ, ए में 10 दिया हुआ है, ए में 10 दिया हुआ। ऑप्शन देखो कौन ए से इंड हो रहा है, ये इंड हो रहा है, नहीं, ये इंड हो रहा है, ये इंड हो रहा है, ऑप्शन ये एलिमिनेट कर दो। दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया 10 देख के। अब इसके बाद आपको देखना है बी से स्टार्ट होगा या डी से स्टार्ट होगा। अब डी की बात करें तो डी में बट दिया हुआ है, बट जैसे कंजंक्शन से या किसी भी कनेक्टर से कोई सेंटेंस से स्टार्ट नहीं होता है, सेंटेंस से स्टार्ट होता है, मतलब कोई पैरा स्टार्ट नहीं होता है, तो डी से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, ये ऑप्शन खत्म हो गया। जैसे ऑप्शन खत्म हो गया, आपका ऑप्शन सही हो गया बी डी सी ए, ठीक है ना? समझ में आया? अब कुछ लोग होंगे जो इसकी हिंदी मीनिंग निकाल रहे होंगे एग्जाम में, मेरे जैसे लोग होंगे जो बैठे होंगे तो इसको ऐसे ही कुछ सेकंड्स में डालेंगे, करेंगे और निकल के चले जाएंगे, ठीक है ना? ये सीधा सीधा ऐसे अप्लाई करके निकल सकते हो। चलिए आगे चलें। अगला सवाल है, बिहाइंड देम कम कैमल्स कैरिंग ड्रम्स एंड स्मॉल गन्स। लिखा बिहाइंड देम, जब हम देम की बात कर रहे हैं, बिहाइंड देम उनके पीछे, किसके पीछे? नाउन तो बताओ भैया, प्रोनाउन इस्तेमाल कर लिया, पहले नाउन तो बन रहा हो। बिहाइंड देम ये आपका प्रोनाउन हो ऑब्जेक्टिव केस का, सब्जेक्टिव केस का हो या ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन हो। प्रोनाउन तो आप तभी डालोगे ना जब पहले नाउन मेंशन करो, पहले नाउन तो ढूंढो। तो ए से स्टार्ट नहीं होगा, कोई ऑप्शन ए से स्टार्ट है? यस, ए से स्टार्ट है, काट दिया मैंने। द एम्परर इज एस्कॉर्टेड बाय 2 डेकोरेटेड एलिफेंट्स हु हेड द प्रोसेशन। अब एम्परर के पहले आर्टिकल द लगा हुआ है, अगर कहीं किसी एम्परर का नाम किसी ऑप्शन में दिया हुआ है, जैसे एम्परर के पहले आर्टिकल द लगा हुआ है, आर्टिकल द तभी लगाया जाता है जब किसी चीज को दोबारा रेफरेंस में लेना हो, तो ये एक तरीके का डेमोन्स्ट्रेट करने वाला शब्द है, ठीक है ना? द एम्परर की बात कर रही, द एम्परर। कहीं देखो कहीं एम्परर मेंशन है नॉर्मल टोन में, अब इसको द एम्परर कहोगे, मतलब आप सीख ही लो, जब भी किसी के पहले द लगाया जाता है तो आवाज गहरी कर लो। जैसे उज्जवल कोई कहे, कोई बात नहीं, नॉर्मल सी बात है, दी उज्जवल कह दे, मतलब अब बड़ी गहरी बात हो गई है, मतलब रेफरेंस में लिया जा रहा है। दी उज्जवल मतलब दुनिया जानती है, उज्जवल कोई नहीं जानता है। वैसे एम्परर हुआ, कोई बात नहीं, दी एम्परर कह दिया, मतलब कोट किया जा रहा है दोबारा से उसे, जो है, ठीक है ना? एट द एंड, अंत में, कम द प्लेटून्स ऑफ सोल्जर्स इन रोज ऑफ 2। अंत में कौन कौन आ रहा है ये बता रहे हैं, तो पहले तो ये बताओ कौन शुरू में आ रहा है। अब देखो आ रहा है ऑप्शन डी, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज द वैली ऑफ गन्स एंड अनाउंसिंग एम्परर बहादुर शाह
एंट्री इनटू द मॉस्को। बहादुर शाह की एंट्री बताई जा रही है, तो यहाँ पे आपके एम्परर का नाम मेंशन है। तो अगर कहीं आपको नाम मेंशन है और उसके बाद फिर द एम्परर कहा जा रहा है, इसका मतलब है कि ऑप्शन जो बी है वो पहले नहीं आएगा। ऑप्शन बी पहले नहीं आएगा तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। तो बच्चा कुछ आपके पास क्या हो गया, डी दो ऑप्शन बचा रह गया, ऑप्शन ए में और ऑप्शन सी में। अब आपको ये पता चल गया डी से आप स्टार्ट करोगे और फिर आपको ये पता चल गया एट द एंड लिखा हुआ है, सी से एंड करोगे तो सी एक ही से एंड होगा क्योंकि एट द एंड है। दज हो गया, फाइनली हो गया, एट द एंड हो गया, ऑप्शन ए आ गया, खत्म हो गया कहानी। भाई अब ये बोल रहा है बिहाइंड देम, सुनना मेरी बात, बिहाइंड देम, इसमें सी से अंत कर रहा है, इसमें ए से अंत कर रहा है, उसमें ए से अंत कर रहा है। बिहाइंड देम कम कैमल्स कैरिंग ड्रम्स एंड स्मॉल, उनके पीछे ये आया। अब उसके बाद भी एट द एंड कम द प्लाटून्स ऑफ सोल्जर्स इन द रॉज ऑफ टू, एट द अंत में। भाई जब अंत में कुछ आया उसके पीछे तो कुछ आ नहीं सकता, किसी चीज के पीछे कुछ आएगा लेकिन सबसे अंत में कुछ आएगा, तो ये तो भैया अंत में आ रहा है एट द एंड, तो सी से जो क्या होगा, सी से खत्म होगा। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, दज हो गया, एट द एंड हो गया, फाइनली हो गया, इन कंक्लूजन हो गया, ये सारे शब्द ऐसे हैं जो कंक्लूडिंग लाइन बताते हैं। तो कंक्लूडिंग लाइन आपकी ऑप्शन नंबर सी है। चलिए आगे चले, अगले क्वेश्चन की तरफ चले। ये भी देखना, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। An environmental group performed a necropsy on the animal and found about 40 kilograms of plastic, including grocery bags and rice sacks. A 4.7-meter long whale died on Saturday in the Philippines, where it was stranded a day earlier. It's a very disgusting and heartbreaking, he said. We have done necropsies on 61 dolphins and whales in the last 10 years. And this is one of the biggest amounts of plastic we have seen. The animals died from starvation and was unable to eat because of the trash filling its stomach, said Daryl Blatchley, director of D Bone Collector Museum, INC. देखो सीजीएल मेंस का बढ़िया एकदम दासू सा क्वेश्चन है और कुछ सेकंड का क्वेश्चन है। अगर सही से आपको ये आता है, आपको ये पता हो कि नाउन पहले आता है, प्रोनाउन बाद में आता है, एक ही अगर नाउन है और एक ही प्रोनाउन है, एक ही नाउन है एक ही प्रोनाउन है, तो दोनों को सटा के रखते हैं। क्या रखते हैं? दोनों को सटा के रखते हैं। जरा ध्यान से पढ़ना, सीखना, थोड़ा समय लूंगा, वैसे तो 2-3 सेकंड का ही क्वेश्चन है। एन एनवायरमेंटल ग्रुप, ध्यान से देखना, एक ग्रुप की बात हो रही है। ग्रुप मतलब ज्यादा लोग होंगे। परफॉर्म्ड ए necropsy on the animal and found about 40 kilogram plastic, including grocery bags and ice rest. A 4.7-meter long whale died on Saturday in the Philippines, where it was stranded a day earlier. It is very disgusting and heartbreaking, he said. उसने कहा, ये क्या है? ये है आपका प्रोनाउन ही, ध्यान से देखना, प्रोनाउन। और ये किसके लिए आएगा? मेल प्रोनाउन के लिए आएगा। मेल नाउन के लिए वो भी सिंगुलर, मेल नाउन के लिए वो भी सिंगुलर। सारा कुछ पढ़ोगे तो ध्यान से ये पढ़ोगे कि द एनिमल डाइड फ्रॉम स्टारवेशन एंड वाज अनेबल टू ईट बिकॉज ऑफ द ट्रैश फिलिंग हिज स्टमक, सेड डैरल। इस भैया डेरल की जब बात करें, एक ही मेल नाउन दिया हुआ है, एक ही मेल नाउन दिया हुआ है, मतलब ये सिंगुलर है, सिंगुलर मेल नाउन यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि डी जो है किससे, सी से पहले आएगा। एक ही जो है नाउन है, एक ही प्रोनाउन है, तो डी सी साथ में आएगा। क्या होगा? डीसी साथ में आएगा। सबसे पहले तो नाउन प्रोनाउन ही लगाते हैं, लगाया, चेक किया, डीसी साथ में आना है, डी पहले आना है, सी इधर आना है, सीडी लिया हुआ है, सीडी लिया हुआ और ये है ही नहीं साथ में। 3 ऑप्शन एलिमिनेट किया, ऑप्शन सी निकल गया। एक तो जो है ही दिया हुआ है और एक ही मेल नाउन दिया हुआ है सिंगुलर, वो भी ऑप्शन नंबर डी में। तो हमने इससे ये निकाला डी पहले आएगा, सी बाद में आएगा, डीसी साथ में आएगा। लोग ये बताते हैं नाउन पहले आएगा प्रोनाउन बाद में आएगा, पर लोग ये बताना भूल जाते हैं कि अगर एक ही नाउन है एक ही प्रोनाउन है तो दोनों साथ में पेयर बना के आएंगे। ये रूल होता है ग्रामर का। जैसे ये रूल अप्लाई करोगे सवाल खट से कैक कर जाएगा। इसमें एक चीज और ध्यान रखना कि ये कहीं कहीं देखोगे, जैसे कहीं किसी ऑप्शन में अगर नाउन आया है, ठीक है ना, फिर प्रोनाउन आया है, फिर पजेसिव एडजेक्टिव आया है, ठीक है ना, पजेसिव एडजेक्टिव आया है, तो नाउन प्रोनाउन पहले आता है फिर पजेसिव एडजेक्टिव आता है, ठीक है ना। और अगर 2 प्रोनाउन आ गए हैं और एक पजेसिव एडजेक्टिव आया है तो नाउन प्रोनाउन के साथ पजेसिव एडजेक्टिव के साथ एक और नाउन लगा, यही वाला नाउन लगा रहता है, तो ये इसके साथ भी आ सकता है। ये केस जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा। देखो पैराजंबल किसी को सीखनी हो तो मेरा पूरा का पूरा ये जो कॉम्प्रिहेंशन का कोर्स होगा ना, वो 100-125 रुपए का होगा। आप माई पाठशाला ऐप पे जाके उसमें एनरोल करके पूरा सीख सकते हो। 420 क्वेश्चन पढ़ाए हैं, 11 अप्रोच पढ़ाए हैं। अंत में होगा, मैं आपको बता भी दूंगा जब ये सेशन और आखिरी तरफ जाएगा, वीडियो जब आखिरी तरफ जाएगा तो मैंने सारे अप्रोचेज लिख रखे हैं।
1 बाई 1 करके मैं आपको यूट्यूब पे भी पढ़ा दूंगा, नहीं तो अगर आपको एक साथ पढ़ना तो ऐप पे जाके उसमें एनरोल कर लीजिएगा, फीस 100-125 रुपए के आसपास है बस। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है दैट सॉर्ट ऑफ पोल्यूशन विच इज ऑल्सो वाइड स्प्रेड इन अदर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस रेगुलरली किल्स वाइल्ड लाइफ लाइक वेल्स एंड turtles that ingest the waste. Environmental group have tagged the Philippines as one of the world's biggest ocean polluters due to its reliance on single-use plastic. ठीक है. In Thailand also, a whale died last year after swallowing more than 80 plastic bags. In the latest case, a whale with 40 kilos of plastic trash in its stomach died on Saturday in southern Philippines, where it was stranded a day earlier. ये 2020 के मेंस में आया है, 2020 के मेंस में आया है। इस सवाल को जरा ध्यान से देखोगे, इसमें कुछ कुछ वर्ड क्लू है जो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे लिखा है इन द लेटेस्ट केस, कुछ शब्द ऐसे हैं, जरा ध्यान से देखना, ठीक है ना। इन द थाईलैंड ऑल्सो, ये जो ऑल्सो लगा है, इस ऑल्सो के बाद देखो क्या हुआ है। ऑल्सो का मतलब हुआ है कि कहीं कुछ और हुआ है, यहाँ पे भी हुआ है। ए वेल डाइड, एक क्या मरी है, एक वेल मछली मर गई है, ए वेल डाइड, तो कहीं और पे भी मरी होगी। तो इन द लेटेस्ट के ए वेल विथ 40 किलो ऑफ प्लास्टिक ट्रैश इन इट्स स्टमक डाइड, यहाँ पे भी मरी हुई है और यहाँ पे भी मरी है, लेकिन यहाँ पे भी मरी हुई है, यहाँ पे मरी है और यहाँ पे भी मरी हुई है। इतनी तो अंग्रेजी सभी को समझ में आती है भैया, यहाँ वेल मर गई, यहाँ पे भी मर गई, ऑल्सो का मतलब भी हो गया, यहाँ पे भी मर गई है। तो पहले मरेगी कि पहले भी मरेगी? पहले मरेगी, फिर बाद में भी मरेगी। तो आपको ये समझ में आना चाहिए जो डी होगा वो सी से पहले आएगा। इस केस में दोनों साथ में भी आते हैं, ऐसे केसेस में दोनों साथ में भी आते हैं। तो अगर हम ये देखें कि डी जो है, सॉरी सी पहले आएगा डी बाद में आएगा, उल्टा लिख दिया, सी पहले आएगा डी बाद में आएगा। तो जिसमें सी डी के बाद वो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। देखो ये दो ऑप्शन में तो सी डी के बाद है, तो दो ऑप्शन तो आपने एलिमिनेट कर दिया ऐसे सीधे सीधे। अब आपको बचा है ए से स्टार्ट होगा और बी से स्टार्ट होगा, यही तो निकालना है, ए से स्टार्ट होगा या बी से स्टार्ट होगा। अब लिखा है दैट सॉर्ट ऑफ पोल्यूशन, ये जो दैट लिखा हुआ है, दैट क्या है, ये इंडिकेट कर रहा है इस तरीके का पोल्यूशन। किस तरीके का पोल्यूशन, कहीं ना कहीं मेंशन होगा, तो इससे भी आप स्टार्ट नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन सी भी एलिमिनेट हो गया। जैसे ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन ए आपको मिल गया सही जवाब और आपने टिक कर दिया। देखा, आपको मीनिंग समझनी पड़ी, कुछ वर्ड क्लू था जिससे हम समझ गए। क्या हमने समझा? इन द लेटेस्ट के ए वेल विथ 40 किलो लिखा ना, इन थाईलैंड ऑल्सो, थाईलैंड में भी, तो कहां पहले मरी? पहले तो वो, यार बताओ ना कि पहले यहां मरी है, यहां पे भी मरी है, तो पहले मरी है फिर भी मरी है, तो हमने पहले मरी का सीक्वेंस लाया फिर भी मरी का, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। फिर ये लिखा है दैट सॉर्ट ऑफ पोल्यूशन, इस तरीके का पोल्यूशन, उस तरीके का पोल्यूशन। अरे किस तरीके का पोल्यूशन, पहले पोल्यूशन तो मेंशन करो फिर तो उसको कोट कर सकते हो। तो हमने ऑप्शन ए भी एलिमिनेट कर दिया, हमें जवाब मिल गया। समझ में आया? बढ़िया तरीका बता रहे हो यार, मजा है ना? तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिसका पैराजंबल खराब हो, इस वीडियो को देखें, उनका दिल खुश हो जाएगा पैराजंबल सॉल्व करने का। अगला देखो, अगला क्वेश्चन देखो, द कैफेज ओनर, द कैफेज ओनर, द कैफे लगा दिया हमने, द कैफेज ओनर, मतलब आप समझ रहे हो ना मैं साउंड पिच हाई क्यों कर रहा हूं, द कैफेज, आर्टिकल द लगा दिया, मतलब नहीं स्टार्ट करना भैया हमको इससे। द कैफेज ओनर सेज ही इज इंटरेस्टेड इन कन्वर्सेशन एंड होप्स कस्टमर्स विल रियलाइज, सॉरी कंजर्वेशन लिखा हुआ है, ठीक है, कंजर्वेशन एंड होप्स कस्टमर्स विल रियलाइज द एनिमल्स आर वर्थ सेविंग इवन दो दे ऑफन हैव ए बैड रेपुटेशन। नन ऑफ देम, जैसे उनमें से कोई नहीं, ये जो देम लिखा हुआ है पहले पता तो करो किसके लिए आया, किसकी बात हो रही है। नन ऑफ देम आर वेनमस, मीनिंग कस्टमर्स कैन गेट अप क्लोज एंड पर्सनल विद द रेप्टाइल्स। हियर यू सिप योर ड्रिंक इन द कंपनी ऑफ 35 स्नैक्स, यहां तुम पी सकते हो। कहां की बात कर रहा है, पहले मेंशन तो करो कहां की बात कर रहा है। यहाँ पे आर्टिकल दिया हुआ द कैफेज ओनर, पहले बताओ कौन सा कैफे, फिर तो उस कैफे के ओनर की बात करोगे। तो तीन तो हिंट ऐसे मिल गया मेरे को, जैसे मेरे को समझ में आ गया कि ए बी सी से तो स्टार्ट ही नहीं होना चाहिए, तो ए वाले ऑप्शन दोनों अपन ने हटा दिए। अब जरा ध्यान से देखना, अब अपने पास ऑप्शन ए बचा है, ऑप्शन बी बचा हुआ है, ऑप्शन ए बचा है, ऑप्शन बी बचा हुआ है, जिससे अपने को ये काम करना है। अब मेरे को ये मिल गया कि मेरे को देम भी मिल गया है, ठीक है ना। अब लिखा हुआ दिस कैफे विच हैज जस्ट ओपनड, हम यहाँ दिस कैफे बोल रहे हैं ना, तो ये बोलता है कौन से कैफे, लेकिन यही मेंशन है कि वो वाला कैफे की बात कर रहे हैं विच हैज जस्ट ओपन, जो अभी अभी ओपन हुआ है, कहाँ पे, इन टोक्यो, इज नॉट फॉर द फेंट हार्टेड, मतलब कमजोर दिल वालों के लिए ये जो है वो नहीं बना हुआ है, ऐसा कह रहा है। तो डी से स्टार्ट कर लिया, डी से स्टार्ट कर लिया अपन ने, समझ में आया। अब बात हो रहा है हेयर यू शिप,
अब कहां पे, इस कैफे में तुम पी सकते हो, तो डी के बाद एक जगह सी आया है, डी के बाद एक जगह बी आया है, डी के बाद अगर बी की बात करें नन ऑफ देम। अब जब बी की बात कर रहे हो तो भाई बी तो आप तभी मेंशन कर पाओगे, देम बात कर रहे हो तो रेप्टाइल्स की बात हो रही है, स्नैक्स की बात हो रही है, मतलब इनमें से किसी ना किसी की बात हो रही होगी। तो बी आप तभी मेंशन करोगे जब आप ये इसका नाउन मेंशन कर पाओगे, जब तक नाउन मेंशन नहीं करोगे तब तक जो है बी मेंशन नहीं करोगे। और इसमें कहीं भाई वो देम वाली बात नहीं ना, ये भाई देम किसके लिए आता है, प्लूरल नाउन के लिए आता है। दिस कैफे विच हैज जस्ट ओपनड इन टर्की इज नॉट फॉर द फेंट हार्टेड। यहाँ पे कहीं आपको प्लूरल नाउन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। अगर प्लूरल नाउन नहीं दिख रहा है तो नन ऑफ देम आर वेनमस, जहरीले नहीं है। वेनमस का मतलब क्या होता है, जहरीले। तो जहरीले कौन नहीं होगा, पहले उसको तो मेंशन करो। इसका मतलब है बी डी के इमीडिएट बात नहीं आ सकता है, तो ये वाला ऑप्शन आपने काट दिया। जैसे ये काट दिया, आपके पास बचा क्या, ऑप्शन बी। समझ में आया, समझ में आया। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया हमने, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, आर्टिकल द देखा पहले, ये नहीं हो सकता ऑप्शन ए। फिर हमने क्या काम किया, देम देखा, नहीं हो सकता, ये ग्रामर से मैं सिखा रहा हूं, ये देम देखा नहीं हो सकता। फिर मैंने हेयर देखा, इससे नहीं हो सकता। इससे हमने क्या काम किया, दो ऑप्शन हमारा इससे एलिमिनेट हो गया, दो ऑप्शन हमने काट दिया। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, हमने देखा देम, इसको मैच कराया, इसका जो नाउन वाला सेक्शन है, इसके नाउन वाले सेक्शन से मैच कराया, हमें ये पता चल गया जो बी होगा, जो बी होगा वो डी के साथ नहीं आ सकता, डी बी के साथ पेयर नहीं बना सकता, ये हमने देखा, डी बी के साथ पेयर नहीं बना सकता। इसके पहले इसका क्या आना चाहिए, इसके पहले इसका नाउन आना चाहिए। तो ये वाला जो ऑप्शन है इससे हमने एलिमिनेट कर दिया। फिर बचा हुआ जो सेक्शन है ऑटोमेटिकली वो सही हो गया, तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, तो चौथा ऑप्शन अपने आप ही सही हो गया। चलो और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़ा लेक्चर बड़ा होगा यार, देखना मजेदार है, झमाझम लेक्चर है। अब नाच के तो पढ़ाऊंगा नहीं। लिखा है एन एस्टिमेटेड 70% ऑफ दिस प्लास्टिक विच इंटर्स द सी सिंक्स। एन एस्टिमेटेड 70% ऑफ दिस प्लास्टिक, कौन से प्लास्टिक के 70% की बात हो रही है, कौन से प्लास्टिक के 70% की बात हो रही है, पहले वो मेंशन करेंगे फिर तो ऑप्शन ए मेंशन करेंगे। पहले दिस इज ए प्रॉब्लम दैट स्ट्रेचेस फॉर बियॉन्ड इंडिया, दिस इज ए प्रॉब्लम, यह प्रॉब्लम है, ये दिस किसको रेफरेंस में ले रहा है, यह है डिमोन्स्ट्रेटिव आपका प्रोनाउन। अच्छा प्रोनाउन तभी इस्तेमाल करोगे जब उसका नाउन इस्तेमाल करोगे, तो ऑप्शन बी से भी स्टार्ट नहीं होगा। फिर ध्यान से देखो, 8 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक ends up in the world's ocean every year causing damage to the fragile ecosystem। तो हमें ये पता चल गया ए और बी से स्टार्ट नहीं कर सकते, दो ऑप्शन तो हमने काट ही लिया और बचा हुआ अपने पास सीसी ही है, तो सीसी से ही स्टार्ट कर रहे हैं। 8 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक ends up in the world's ओशियन एवरी ईयर कॉजिंग डैमेज टू द फ्रेजिल इकोसिस्टम। फिर लिखा है एस्टिमेटेड 70% ऑफ दिस प्लास्टिक, ये जो दिस है ना, ये क्या है, दिस प्लास्टिक की बात हो रही है, ये मैंने आपको बताया कि डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और ये इसका नाउन है। तो आप ये देखो ये कहाँ पे मेंशन है, ये यहाँ पे मेंशन है, इसका मतलब है ये इसके बाद आएगा, साथ में इसके साथ पेयर भी बनाएगा, तो सी ए पेयर बनाना चाहिए। सी ए पेयर कहाँ कहाँ पे है, सी ए पेयर यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है, सवाल का जवाब मिल गया हमें, सी ए डी भी आएगा। 8 million tons of plastic ends up in the world's ocean every year causing damage to the fragile ecosystem। ये बोल रहा है क्या है कि 8 मिलियन के आसपास जो प्लास्टिक है वो ओशियन में हर साल जाता है, उसमें से जो 70% है प्लास्टिक है वो सी में सिंक हो जाता है। और इसके बाद जो है डी आया है एंड मच ऑफ इट नॉट बायोडिग्रेडेबल, और इसमें से ज़्यादातर जो ऐसा है वो बायोडिग्रेडेट नहीं होता है। और दिस इज अ प्रॉब्लम दैट स्ट्रेचेस फॉर बियॉन्ड इंडिया, ये इंडिया के बियॉन्ड भी बहुत फैला हुआ है, ऐसा ये कहा जा रहा है। हिंदी मीनिंग थोड़ी इसकी आसान है, लेकिन साथ में अगर ध्यान से देखो तो इस सवाल को हमने कैसे सॉल्व किया, मैं हिंट भी दे दे रहा हूं। सवाल को कैसे सॉल्व किया, हमने ऑप्शन ए को एलिमिनेट किया, किससे, दिस प्लास्टिक से, दिस से। फिर ऑप्शन बी को एलिमिनेट किया, दिस से। फिर हमने मतलब दो ऑप्शन इससे एलिमिनेट हो गया, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फिर हमने क्या काम किया है, दिस प्लास्टिक को जो इसका 70% की बात कर रहे हैं, इसके जहां मेंशन है 8 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक, इससे मैच करा दिया, इसके साथ पेयर करा दिया। जैसे पेयर करा दिया तो हमें सी और ए पेयर में मिल गया और वहीं से हमारा सवाल का जवाब आ गया। समझ में आया? चलो और आगे चलते हैं। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, भागने का मन कर रहा होगा, छोड़ के नहीं पढ़ेंगे, बाद में देख लेंगे, अभी ठीक नहीं है। बट इससे शानदार आपको पैराजम्बल का लेक्चर मिलेगा कहीं नहीं, मैंने सबके देखे यार, आप देख लो, जाके ढूंढ के देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 है एंड 844 मिलियन डोंट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर। 844 मिलियन को, और साथ में एंड भी लगा हुआ है, तो एंड से कि या किसी कंजंक्शन से हम स्टार्ट नहीं करते हैं, तो जैसे हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं तो ऑप्शन ए वाले एलिमिनेट कर देंगे, दिया भी नहीं है। अराउंड 4 बिलियन पीपुल इन द वर्ल्ड लिव इन फिजिकली वाटर स्कार्स एरिया। यहाँ पे ध्यान से देखो, लगभग 4 बिलियन लोग जो है संसार में जो है
फिजिकली वाटर, मतलब जहां पानी की कमी रहती है उस एरिया में रहता है, ऐसा कह रहा है। इट इज बिकॉज, ऐसा है, कैसा है, जो इट है आपको पता करना पड़ेगा कि ये किसके लिए आया, ये प्रोनाउन किसके लिए है। इट इज बिकॉज ऐसा है, ग्लोबली वी यूज 6 टाइम एज मच वाटर टुडे एज वी डिड 100 ईयर्स अगो। इसको ये समझना है इट किसके लिए आया है, ऐसा है, कैसा है, ऐसा है, कैसा है, ये बात है। इट आपको पेयर बना सकता है अगर इसका नाउन आप ढूंढ लो। द वर्ड वाटर क्राइसिस इज गेटिंग वर्स, जो वर्ड की वाटर क्राइसिस है वो बहुत खराब होती जा रही है। तो यहां से आप ये निकाल पाओगे कि सी से तो नहीं होगा, सी से तो नहीं होगा। अब अगर आप ये निकाल पाओ जो है, आप अगर सी से नहीं है आपने निकाल लिया है, अगर आप ये निकाल लो कि इट इज बिकॉज ग्लोबली वी यूज 6 टाइम्स एज मच वाटर टुडे एज वी डिड 100 ईयर्स अगो, कि ऐसा है, ऐसा है। द वर्ड्स वाटर क्राइसिस गेटिंग वर्स, इट इज बहुत जो वर्ड की वाटर क्राइसिस है वो और बुरा से बुरा होता जा रहा है, ठीक है। अब इसमें बस आपको ये समझना है, क्या समझना है कि अगर आप इट को मैच करा पाओ इसके नाउन के साथ, इसके नाउन के साथ मैच करा पाओ तो वो आपका पेयर बना लेगा, वो पेयर बना लेगा तो आपके लिए और आसान हो जाएगा। जरा ध्यान से देखो, ये सारे के सारे ऑप्शन हैं, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है। जहां पे आपको दिखाई दे रहा है कि आपको ये समझ में आ रहा है, और डी से सेंटेंस स्टार्ट नहीं करेंगे, डी से सेंटेंस स्टार्ट नहीं करेंगे, बी से स्टार्ट करेंगे, ऐसा ऑप्शन देख के भी समझ में आता है कि दो ऑप्शन बी से है तो बी से स्टार्ट करेंगे। पर ये सही तरीका नहीं है, मतलब ये एक आपका कैलकुलेशन हो सकता है जो एग्जाम के अंदर तकरीबन 80-85% टाइम सही होता है। कुछ एक आध केसेस में नहीं होता, पर 80-85% टाइम सही होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये भी ओपन कर सकता है द वर्ड्स वाटर क्राइसिस गेटिंग वर्स, ये भी स्टार्ट हो सकता है। हम ग्रामेटिकली ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं बी और डी के साथ होगा, तो हम इस बात को लेके कि ऑप्शंस जो है, ऑप्शंस पे लेके निकलेंगे कि ऑप्शन में दो बी से स्टार्ट हो रहा है, डी से स्टार्ट हो रहा है, देयर इज ए 80-85% चांस कि वो बी से चलेगा। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं, देयर इज 85% चांस कि बी अगर दो के हैं तो बी से चलेगा, एग्जाम में ऐसे ही करना है आपको। तो बी से होगा तो हम ये मान के चल रहे हैं बी से स्टार्ट करेंगे। जैसे बी से स्टार्ट करेंगे तो हमें देखना है सी किसके साथ पेयर बना सकता है, सी डी के साथ पेयर बनाएगा या सी, अच्छा ध्यान से देखो, यहां आपको ये भी मिल गया है कि डीसी और डीसी पेयर बना हुआ है, डीसी और डीसी पेयर बना हुआ है, कि डी पहले आ रहा है सी बाद में आ रहा है। मतलब ये किस चीज को रिफर कर रहा है, ये रिफर कर रहा है द वर्ल्ड वाटर क्राइसिस को, कि ये बुरा होता जा रहा है। इट इज बिकॉज ग्लोबली वी यूज 6 टाइम्स एज मच वाटर टुडे एज वी डिड 100 ईयर्स अगो। तो डी और सी ऑटोमेटिकली पेयर बना के दिया हुआ है, इसके अंदर दिया हुआ है। और यहां डी और सी नहीं दिया हुआ है, यहां पे अगर हम ध्यान से देखें सी ए के साथ पेयर बनाया हुआ है। इट इज बिकॉज एंड 844 मिलियन डोंट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर क्लोज टू होम अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट बाई वाटर एक्ट। अब अगर हम ये ऐसा है ना तो ये इसके साथ तो बन नहीं सकता, जो सी है वो बी के साथ एक बार भले बन सकता था लेकिन ए के साथ तो बिल्कुल नहीं बनेगा, ये तो ऑप्शन ही एलिमिनेट हो गया। मतलब हम जो चल रहे हैं उसी में सही है। अब सवाल है ए की, ए बी के साथ आएगा या लास्ट में आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये इसका एक फ्रैक्शन कोट कर रहा है, मतलब ये सबसे लास्ट में बता रहा हूँ, ये मेरे को पहले बता देना चाहिए जिससे क्वेश्चन वहीं क्रैक हो जाता। ये फ्रैक्शन बन रहा है, फ्रैक्शन कितना है, जितने बिलियन है उसमें से 844 है मिलियंस का डिस्कशन कर रहे हैं। तो जब भी क्वेश्चन में आप देखो कि एक लार्ज नंबर दिया हुआ है, एक लार्ज नंबर दिया हुआ है और उसके एक फ्रैक्शन का डिस्कशन हो रहा है, तो जो हम स्ट्रक्चर पैराफॉर्म करते हैं पहले इसको मेंशन करते हैं फिर उसके एक फ्रैक्शन को डिस्कस करते हैं। तो जैसे अराउंड 4 बिलियन पीपल इन द वर्ल्ड लिव इन फिजिकली वाटर स्कार्स एरिया, ठीक है ना। एंड 84 जब एंड करता है तो एंड का काम क्या है, एंड एक्चुअली क्या है, दो सिमिलर चीजों को जोड़ता है, दो सिमिलर चीजों को जोड़ता है, दो बराबर वाली चीजों को जोड़ता है। तो आपको इधर और उधर जो है इसका एक्सटेंशन लिखना होता है। क्या लिखा है, अराउंड 4 बिलियन पीपल इन द वाटर लिव्स इन फिजिकली वाटर स्कार्स एरिया, जहां पे पानी की कमी है, 8 बिलियन लोग जो है ऐसे रहते हैं, और एंड 844 मिलियन डोंट हैव एक्सेस टू क्लीन वाटर। और उसमें से यहां पे पानी की कमी है लेकिन उसमें से बोला जा रहा है कि 844 मिलियन को क्या है, क्लीन वाटर नहीं मिलता है। ये था तो छोटा, आपने देखा कि कुछ पैरा बहुत लंबे लंबे थे, उसको क्रैक करने में कुछ सेकंड लगा, समझाने में भी कुछ सेकंड लगा, लेकिन इसको समझाने में मेरे को तब भी उनसे ज्यादा लग रहा है। तो छोटे वाले जो पैरा होते हैं ना उसको आसान मत समझना, वो ज्यादा गंभीर होते हैं। जितने बड़े पैरा आते हैं वो ज्यादा ही आसान होते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्लूज बहुत कायदे का दिया होता है, बहुत आसान दिया होता है। तो यहां जो होगा ये होगा बी। ये रीजन क्या है, यहाँ पे 8 बिलियन दिया हुआ है, फिर उसका एक्सटेंशन दिया हुआ है 744, उसी के 744 का आगे डिस्कशन दिया हुआ है। तो जब भी ऐसा कुछ हो तो हमेशा ऐसे ही होता है कि एक बड़ा नंबर दिया जाता है फिर उसी में से छोटे नंबर को कोट किया जाता है। ये तरीका है कि भैया हमारे घर के बाजू में जो है 20,000 लोग हैं, उसमें से 10,000 लोग ऐसे हैं। समझ में आया, ये ऐसे ही पैराग्राफ फॉर्म किया जाता है। जैसे आपको समझ में आ जाएगा ये पैराग्राफ ऐसे फॉर्म किया जाएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि बी ए आना चाहिए, फिर डीसी है अपने पास तो डीसी आना चाहिए, बी ए डी सी। तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
समझने में टाइम दो, करने में टाइम मत देना। समझने में टाइम दो, किसी भी शिक्षक से पढ़ाई कर रहे हो तो क्वेश्चंस को समझने में टाइम दो, बस जब प्रैक्टिस करने लगते हो ना तो आपको ध्यान रखना होता है कि आपको टाइम नहीं देना होता, करना बहुत तेज होता है, समझना स्लो होना होता है। अगला सवाल दिया है, मैंगो द सो कॉल्ड किंग ऑफ फ्रूट्स इज समथिंग ऑफ ए नेशनल ऑब्सेशन इन इंडिया। देयर वॉज ए बम्पर क्रॉप ऑफ मैंगोज इन डिफरेंट स्टेट्स. It resulted in prices coming down and sales going up, much to the delight of buyers and sellers alike. 2017 proved to be a very good year for mango lovers. आपके पास ऑप्शन दिया है, दो ए से है, दो सी से है, दो ए से है, दो सी से है। तो आप एक बात समझो कि ए और डी से तो किससे स्टार्ट नहीं हो रहा है, ए से और सी से, बी और डी से स्टार्ट नहीं हो रहा है। ये वाला जो ऑप्शन है इससे और इससे स्टार्ट नहीं हो रहा है। और इट रिजल्टेड, यहाँ से इट से स्टार्ट हो रहा है, तो ये है प्रोनाउन। क्या है ये? प्रोनाउन। ये प्रोनाउन है, तो जब प्रोनाउन की बात कर रहे हैं तो सी से स्टार्ट नहीं हो सकता। सी से स्टार्ट नहीं हो सकता तो सी वाले ऑप्शन करो एलिमिनेट। अब उसके बाद यहाँ पे ध्यान से ये देखना है आपको, क्लोजिंग स्टेटमेंट देख सकते हो। इट रिजल्टेड इन प्राइस कमिंग डाउन एंड सेल्स गोइंग अप, मच टू द डिलाइट ऑफ बायर्स एंड सेलर्स अलाइक। जो इट रिजल्ट है ना, इसको खाली पेयर बना दो। ये प्रोनाउन आपको पता है, ये प्रोनाउन जो है इसको पेयर बना दो अपने नाउन के साथ। इसका आउटकम क्या है? ये कह रहा है इट रिजल्टेड, इसका आउटकम क्या है? क्या ऐसी चीज हुई जिसकी वजह से प्राइस कम हुआ है, वो पहले मेंशन करना है इसके जस्ट पहले। तो 2017 प्रूव टू बी वेरी गुड ईयर फॉर मैंगोज लवर। ये रिजल्ट तो नहीं होगा प्राइस कम आने पे। बी में दिया हुआ देयर वाज ए बम्पर क्रॉप, मतलब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हुआ है, बहुत ज्यादा आम हुआ है। अगर बहुत ज्यादा आम हुआ है तो उसकी वजह से प्राइस कम डाउन हुआ होगा, तो इसका जो नाउन होगा ये ऊपर बी वाला होगा, तो बी और सी पेयर बनेगा। मैंने आपको क्या बताया, जब भी आप प्रोनाउन देख रहे हो तो उसका जो नाउन होता है, उसके जस्ट पहले आता है और पेयर में आता है। तो हमने क्या काम किया, बीसी को पेयर बना दिया। बीसी को पेयर बनाया तो हमारे पास ऑप्शन यहाँ पे बीसी का पेयर नहीं है, बी पहले आना चाहिए, सी बाद में आना चाहिए, तो ये ऑप्शन कट गया। तो बचा हुआ ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये है। इसको दूसरी तरीके से भी देख सकते थे कि जो इट है ना, इट रिजल्टेड, पहले पैदावार ज्यादा होगी फिर उसकी वजह से प्राइस कम आएगा, तो जो सी होगा वो बी के बाद आएगा। इससे भी इस ऑप्शन को आप डी ऑप्शन को एलिमिनेट कर लेते और राइट ऑप्शन पे पहुंच जाते। अब मैच कराने लगोगे ना तो कुछ कुछ और भी मैच कर जाएगा। अगर मीनिंग निकाल के मैच कराने लगोगे तो कुछ कुछ और भी मैच कर जाएगा, ठीक है ना। तो वो कुछ कुछ और मैच करो, ग्रामर से मैच कराओ, सब मैच करेगा सही से। अगला सवाल है, अराउंड 600 मिलियन ऑफ देम, उनमें से 6 मिलियन, किन में से 6 मिलियन? ये बोल रहा है ना उनमें से 6 मिलियन, किस में से 6 मिलियन? पहले वो ढूंढ लो, कहीं देखो मेंशन है, कहीं मेंशन है, ऐसे घूर के देखो। इंडिया सफरिंग फ्रॉम द वर्स्ट वाटर क्राइसिस विद 1 बिलियन पीपल, या देखो 1 बिलियन लिखा हुआ है। तो मैंने बोला जब ऐसा हो और उसके बाद 1 मिलियन हो तो मैं तो सीधा बी और ए पेयर बना देता हूं। बी ए पेयर बना दिया, कहां कहां? एक ही जगह है, बी ए डी सी। निकल गया, सवाल निकल गया। अगर ये आ जाए, चलो और भी क्लू देख लेते हैं। दिस इज इवन मोर देन दैट ऑफ चाइना एंड द यूएस कंबाइंड। दिस इज, ये चाइना और यूएस से ज्यादा है। क्या चाइना और यूएस से ज्यादा है? सी से तो स्टार्ट नहीं कर सकते थे, कोई ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ है। डी से स्टार्ट नहीं कर सकते थे, कोई ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। ए से स्टार्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि अराउंड 6 मिलियन की बात हो रही है, तो ए वाले ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट कर दिया। फिर बी के साथ ए आएगा, बी से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम द वर्स्ट वाटर क्राइसिस विद 1 बिलियन पीपल लिविंग इन द वाटर स्कार्सिटी। बी के साथ अपन ने ए वाले ऑप्शन काट दिया, बी के साथ डी भी ले सकते थे। द रीजन इज दैट एट 24% इंडिया यूजेस द मोस्ट ग्राउंड वाटर ड्रॉन एट ग्लोबली। देखो ये तो ऑप्शन मैंने बताया ना, इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम द वर्स्ट वाटर क्राइसिस विद 1 बिलियन पीपल लिविंग इन द वाटर स्कार्सिटी, ठीक है ना। अराउंड 6 मिलियन ऑफ देम लिव इन एरिया ऑफ हाई टू एक्सट्रीम वाटर स्ट्रेस। तो बी ए आया, सही आया जो मैंने बताया, बी ए। उसके बाद ऑप्शन जरा ध्यान से देखो, हमने जो टिक किया, फिर डी आया। द रीजन, मतलब ऐसा एक्सट्रीम वाटर क्यों है, रीजन बताया गया है, इज दैट एट 24% जो है इंडिया यूजेस द मोस्ट ग्राउंड वाटर ड्रॉन आउट ऑफ ग्लोबली, ठीक है ना। उसके बाद बताया गया है कि दिस इज इवन मोर देन दैट ऑफ चाइना एंड द यूएस कंबाइंड। ये चाइना और यूएस दोनों को कंबाइंड मिला के उससे ज्यादा है। इस क्वेश्चन को अगर आप हिंदी मीनिंग के हिसाब से सॉल्व करोगे, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर हिंदी मीनिंग के हिसाब से सॉल्व करोगे तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होगे। मैं समझाने में ही कंफ्यूज हो जाऊंगा क्योंकि मुझे 2 सेंटेंसेस ऐसे लगेंगे, इसके बाद ये भी आ सकता है, इसके बाद ये भी आ सकता है। लेकिन ग्रामर आपको कभी झुटलाएगा नहीं, ग्रामर जो है आपको कभी झुटलाएगा नहीं। ग्रामर इसलिए नहीं झुटलाएगा क्योंकि ग्रामर लिखने के तरीके, पैराग्राफ फॉर्म करने के तरीके हैं। तो जैसे मैंने 1 बिलियन पीपल की बात की, अब उसमें से अपन 6 मिलियन की बात कर रहे हैं, तो हम बोलेंगे ना भैया 20,000 हमारे इधर के लोग ऐसे हैं, उसमें से 6,000 लोग या 600 मिलियन लोग ऐसे हैं।
तभी तो बोलेंगे ना। जैसे ये कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, बी ए को आप पेयर बना दोगे और बी ए को जैसे ये पेयर बनाओगे, आपका क्वेश्चन वही सॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा और कोई दूसरा तरीका इसमें ढूंढोगे तो थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा। हिंदी मीनिंग निकाल के जिसको करना हो कर लो, मैं सिर्फ आपको ग्रामर से पढ़ा रहा हूं। अगला सवाल देखो, इन चाइना थाउजेंड्स ऑफ पीपल सेलिब्रेटेड इट। चाइना में हजारों लोगों ने इसे सेलिब्रेट किया। ये जो इट है ना, ये क्या है ये बताना है आपको। अगर इसका नाउन ढूंढ लो तो उसके साथ पेयर बना दो, ये प्रोनाउन है, इसका नाउन ढूंढ लो उसके साथ पेयर बना लो। द लुनार न्यू ईयर ऑफ द पिग बिगेन ऑन 5 फरवरी। अब किसको सेलिब्रेट करेंगे? लुनार न्यू ईयर को। ये इसका प्रोनाउन हो गया, सॉरी ये इसका नाउन हो गया और प्रोनाउन हो गया, तो बी ए हमने पेयर बना दिया। अदर्स बर्न द फर्स्ट जॉस स्टिक्स ऑफ द ईयर टू ब्रिंग देम गुड फॉर्च्यून। अब अदर्स की बात हो गई और यहाँ पे सम की बात हो गई, तो ध्यान रखना जब आप सेंटेंस फॉर्म करते हो तो आप ये बोलते हो कुछ लोग ऐसा करते हैं और अदर्स ऐसा करते हैं। ये दोनों भी आपस में पेयर बनाता है कि सम ने ऐसा कुछ किया, अदर्स ने ऐसा किया, तो डीसी भी आप पेयर बना सकते हो। तो आपको बीए भी पेयर मिल गया और डीसी भी पेयर मिल गया। आप ढूंढ लो कहाँ बीए पेयर है और कहाँ डीसी पेयर है। यही एक ऑप्शन है जिसमें बीए और डीसी दोनों पेयर मिल रहा है, बीए और डीसी दोनों पेयर मिल रहा है, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। यहाँ पे चाइना के लुनार न्यू ईयर सेलिब्रेशन की बातचीत हो रही है मेनली, तो आपको ये समझना है कि चाइना में हजारों लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। किसको सेलिब्रेट करते हैं? लुनार न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं। तो जो इट है ये लुनार न्यू ईयर के लिए आया है, वो प्रोनाउन है नाउन है, दोनों आपस में चिपक जाएंगे। और आपने बॉन्ड बना दिया बीए का, आपने बीए का बॉन्ड बना दिया, और बीए का बॉन्ड बना के भी देखते तो शायद एक ही ऑप्शन में बीए दिया हुआ था, इसी ऑप्शन में दूसरा देखना भी ना पड़ता। समझ में आया? यह है ग्रामर का पावर। अब अगर मैं बताऊं आपको, अगर पूरा कंप्लीट पैराजंबल सीखना है, ठीक है ना, अगर 2025 की तैयारी कर रहे हो, पूरा कंप्लीट पैराजंबल सीखना है, तो जो मैं अभी आपको सिखा रहा था ये अप्रोच है। अगर आपको धीमे धीमे सीखना है और काफी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, जैसे बेसिक स्ट्रक्चर अप्रोच होता है, ठीक है ना, एसबी अप्रोच होता है, एनपी अप्रोच और एनपीए अप्रोच होता है, जिसमें हम नाउन प्रोनाउन अप्रोच जिसको बोलते हैं, नाउन प्रोनाउन एग्जेक्टिव अप्रोच बोलते हैं, ठीक है ना। आर्टिकल अप्रोच होता है, प्रीपोजिशन से कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, कंजंक्शन से कैसे सॉल्व करते हैं, क्रोनोलॉजी ऑर्डर कैसे देखते हैं, एक्रोनिम अप्रोच कैसे होता है, ठीक है ना, ट्रांजिशन वर्ड अप्रोच कैसे होता है, कुछ हम जैसे मैंने आपको बताया ओपनिंग क्लोजिंग सेंटेंस अप्रोच क्या होता है। इस तरीके से कुल मिला के 10-11 जो है रूल्स हैं। एक बार ये सारे ग्रामेटिकल रूल्स आपने सीख लिए और थोड़ी प्रैक्टिस कर ली तो आपको पैराजंबल से कभी डर नहीं लगेगा। मीनिंग तो जो आप निकाल लेते हो सो निकाल लेते हो। अगर किसी बच्चे को मीनिंग आती है और ये अगर आप सीख लो तो आपके लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। क्या होता है ना, सोने पे सुहागा हो गया, मतलब आप तो ऐसा कहोगे अरे कोई भी क्वेश्चन आएगा पैराजंबल का मैं तो फाड़ के रख दूंगा। मैंने इसका पूरा जो है एक बैच बना रखा है स्पेशली कॉम्प्रिहेंशन का, जिसमें मैंने पैराजंबल के 420 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन तो ऐसे हैं देखोगे ऐसे टिक मार के निकल जाओगे जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर कवर किया है। माई पार्सल ऐप पे जाओ, कॉम्प्रिहेंशन का बैच सर्च करो और कॉम्प्रिहेंशन के बैच में जाके इसे आप एनरोल कर सकते हो। दूसरी चीज़ है कि कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट किया था कि सर अपन बहुत गरीब है, तो एक बच्चे की वजह से मैंने माई पाठशाला का जो कोर्स है वो बहुत कम प्राइस पे ओपन किया था और मैंने जनवरी 31 तक कुछ 499 रुपए में पूरा का पूरा बैच ओपन किया हुआ है। आप वहाँ पे जाओ, ठीक है ना, और आपने कंप्लीट तैयारी कर सकते हो। मस्त पढ़ाया हमारे शिक्षकों ने, इंक्लूडिंग मी, मतलब सब ने, सबको पता है यार कि आपको पढ़ाना कैसे, बढ़िया एकदम लाजवाब पढ़ाया है। तो आज के इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। कुछ और क्वालिटी वीडियो मैं आपको डिलीवर करूंगा, अगर आप इसे एंजॉय करेंगे, आपका कमेंट सेक्शन आएगा तो मैं और भी और वीडियो बनाऊंगा। ये सिर्फ प्यार और सहयोग से चलता है कि कितनी मेहनत हम आपके साथ करना चाहते हैं और इसका एडवांटेज आपको कितना मिल रहा है। नीचे कमेंट सेक्शन में अगर कोई सुझाव हो तो बताइएगा जो है कि और क्या चाहिए और किस चीज़ में कमी है। अगर उस पर वीडियो बनाना है तो मैं वीडियो बना दूंगा। जो है रेगुलर नहीं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अगर किसी चीज़ में आपके पास कमी है तो आप मेरे को मेंशन करोगे तो मैं उस पर ना स्पेशल उसकी वीडियो बना दूंगा।